स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनिक। इंट्रोडक्शन। वाई स्टार्ट विथ वाई। हमारे आसपास बहुत सारे लीडर्स हैं और ऐसे भी लोग हैं जो लीड करते हैं। एक लीडर के पास पावर और इन्फ्लुएंस करने की ताकत होता है और जो लीड करते हैं वो हम सभी को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम इन लोगों को फॉलो इसलिए नहीं करते कि हमें फॉलो करना चाहिए, बल्कि इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम इन्हें दिल से फॉलो करना चाहते हैं। हम इन लोगों को इसलिए फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि ये लोग खुद से पहले हम सभी के बारे में सोचते हैं। ये लोग हम सभी को सामने से लीड करते हैं। इस बुक का गोल केवल उन चीजों को फिक्स करना नहीं है जो हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, बल्कि ऑथर साइमन सिनिक ने इस बुक को इसलिए लिखा है ताकि वो हमें उन चीजों पे फोकस करने पे मदद कर पाए जो चीजें एक्चुअली में काम करता है। ज्यादातर समय हमें जो आंसर मिलता है वो सुनने में तो सही और परफेक्ट लगता है, लेकिन अगर हम गलत क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं या हमें किसी चीज करने के पीछे का असली कारण नहीं पता होता है तो सही आंसर भी हमें हमेशा गलत दिशा ही देंगे। सैमुअल लैंगली स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में एक सीनियर ऑफिसर था। सिर्फ यही नहीं, वो हार्वर्ड में भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी थे। उनके कनेक्शंस दुनिया की कुछ पावरफुल और स्मार्ट लोगों के साथ था। इनमें से एंड्रयू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी शामिल थे। साल 1900 की शुरुआत में सैमुअल लैंगली एक एयरप्लेन बनाना चाहते थे। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वॉर डिपार्टमेंट से $50,000 फंड भी मिला था। उनके पास ड्रीम टीम था जिसमें टैलेंटेड लोग भरे पड़े थे। प्रेस भी उस समय उनके हर एक मूवमेंट को कवर कर रहा था। सैमुअल लैंगली के पास पैसा था, एक्सपर्ट्स थे और उस समय लोगों का इंटरेस्ट भी हाई था। लेकिन क्या लैंगली अपने उस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो पाए? लैंगली से कुछ ही माइल्स दूर डेटन ओहायो शहर में दो भाई विल्बर एंड ऑरविल राइट ने खुद के लिए फ्लाइंग मशीन बनाने में काम कर रहा था। किसी ने भी उनके इस वेंचर के लिए फंड नहीं किया और उनके पास न ही कोई हाई लेवल कनेक्शंस था। उनके टीम में जितने भी लोग थे उन सब के पास कॉलेज एजुकेशन भी नहीं था, यहाँ तक कि राइट ब्रदर्स के पास भी नहीं। लेकिन फिर भी दिसंबर 17, 1903 में उन लोगों ने एक ऐसी मशीन बना ली जो लोगों को हवा में उड़ा सकती थी। राइट ब्रदर्स ने ऐसा कैसे कर लिया जहाँ पे बेटर इक्विप्ड, बेटर फंडेड और बेटर एजुकेटेड टीम ने वो नहीं कर पाया? राइट ब्रदर्स के तरह ही लैंगली भी हाईली मोटिवेटेड था। उनके पास भी साइंटिफिक माइंड था और तो और दोनों का गोल भी सेम था। लेकिन फिर भी लैंगली कैसे फेल कर गया जहाँ पे राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन को सक्सेसफुली बना लिया? राइट ब्रदर्स ने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि राइट ब्रदर्स ने अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर पाए और सही तरीके से अपनी टीम को लीड कर पाया एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जो दुनिया को बदल देगा। और ऐसा करने के लिए राइट ब्रदर्स ने वाई से स्टार्ट किया था। स्टीव वॉजनिएक एप्पल 1 बिल्ड करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। उस समय कंप्यूटर काफी कॉम्प्लिकेटेड था और उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए कंप्यूटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन वॉजनिएक को पता था कि एक कंप्यूटर लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना सकता है, इसीलिए वॉजनिएक ने एप्पल 1 को डिजाइन किया और बाद में उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके एप्पल 2 बनाया, जो लोगों के लिए अफोर्डेबल था और इस्तेमाल करने में भी बहुत सिंपल था। आपका विजन कितना ही ब्रिलियंट हो, आपका आइडिया कितना ही ग्रेट क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक लोग उसे यूज नहीं करेंगे। इस कहानी में तभी एंटर करते हैं वॉजनिएक का बेस्ट फ्रेंड स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को एग्जैक्टली पता था उसे क्या करना है। स्टीव जॉब्स दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट कुछ करना चाहते थे और एप्पल कंपनी की मदद से उन्होंने दुनिया में रेवोल्यूशन लाया। पहले साल में एप्पल ने $1 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया। दूसरे साल में एप्पल ने $10 मिलियन की सेल की। सिर्फ 6 साल में एप्पल $1 बिलियन की कंपनी हो गया था, जिसमें 3000 एम्प्लॉइज काम करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि एप्पल ने ऐसा कैसे कर पाया? हालांकि उस समय जॉब्स और वॉजनिएक अकेले लोग नहीं थे जो पर्सनल कंप्यूटर में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। बिजनेस में भी इन दोनों से भी ज्यादा स्मार्ट लोग थे। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स और वॉजनिएक को बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी एप्पल एक स्पेशल कंपनी बना क्योंकि एप्पल ने कुछ पैटर्न को बार बार रिपीट कर पाया जो उनके बाकी कंपटीटर्स नहीं कर पाए। और एप्पल ने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि एप्पल ने भी वाई से स्टार्ट किया था। मार्टिन लूथर किंग अकेला नहीं है जो अमेरिका के प्री सिविल राइट्स में सफर किया था। उस समय मार्टिन लूथर किंग से भी ज्यादा कोई सारे करिश्मेटिक स्पीकर थे, लेकिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को पता था कि लोगों को कैसे इंस्पायर किया जाता है। अगस्त 28, 1963 सुबह 11 बजे हजारों लोग एक आदमी की विजन से एक साथ मिले अपने देश को बदलने के लिए। उस समय सिविल राइट मूवमेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स ने हजारों लोगों को इनविटेशन नहीं भेजा था और डेट चेक करने के लिए ना ही कोई वेबसाइट्स था, लेकिन फिर भी हजारों लोग आए डॉक्टर किंग को सुनने के लिए। पूरे देश में से इतने सारे लोगों को सही समय पे एक साथ लाने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। हालांकि उस समय भी और भी कोई सारे लोग थे जो अमेरिका को बदलना चाहता था,
लेकिन सिर्फ मार्टिन लूथर किंग ने ही अपनी देश की माइनॉरिटी के लिए नहीं बल्कि सभी के भलाई के लिए लोगों को इंस्पायर कर पाए। और उन्होंने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उन्होंने भी वाई से ही स्टार्ट किया था। एप्पल होम कंप्यूटर की लीडिंग मैन्युफैक्चरर नहीं था, लेकिन फिर भी एप्पल कंपनी ने कंप्यूटर इंडस्ट्री को लीड किया था। आज एप्पल और भी बहुत सारे इंडस्ट्री का लीडर बन चुका है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का एक्सपीरियंस भी कुछ यूनिक नहीं था। उन्होंने सिर्फ लोगों को इंस्पायर किया था अपने देश को बदलने के लिए। राइट ब्रदर्स भी एयरप्लेन बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों ने हमें ऐसी चीज बना के दी जो दुनिया को बदल के रख दिया। इन लोगों की गोल बाकी लोगों से अलग नहीं था। इन लोगों के सिस्टम और प्रोसेस को भी आसानी से रेप्लिकेट किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों का जो इम्पैक्ट है वो आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे लोग हम सभी को इंस्पायर करते हैं। राइट ब्रदर्स, एप्पल, डॉक्टर किंग जैसे ही हार्ली डेविडसन, डिज्नी, साउथ वेस्ट एयरलाइन, जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रेगन थे। ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये सारे लोग कहाँ से हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन लोगों में कुछ चीजें बहुत कॉमन है। ये सभी इंस्पायरिंग लीडर या किसी इंस्पायरिंग कंपनी है। ये सभी एक जैसे सोचते हैं, एक जैसे काम करते हैं और एक जैसे कम्युनिकेट करते हैं। क्या हो अगर हम सभी इन जैसे सोच सके, इन जैसे ही काम कर सके और इन जैसे ही कम्युनिकेट कर सके। स्टडीज कहता है कि करीबन 80% अमेरिकन के पास उनका ड्रीम जॉब नहीं होता है। और अगर ज्यादातर लोगों को पता होता कि एक इंस्पायर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाते हैं, तो हम सभी ऐसी दुनिया पे जी रहे होते जहाँ पे 80% से भी ज्यादा लोग अपने जॉब से खुश होता। ऑथर साइमन सिनिक ने इस बुक को इसलिए लिखा है ताकि हम जान पाए कि अपने हर एक एक्शन के पीछे का असली कारण क्या है। तो आज से कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर करना कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। चैप्टर 1, अस्यूम यू नो। हम सभी असम्पशन करते हैं। कभी कभार तो हम इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेके भी अपने आसपास की चीजों के ऊपर असम्पशन करते रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि असम्पशंस हमारी बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सब पता है और उसके ऊपर बेस करके ही हम डिसीजन लेते हैं। क्या वाकई हमें सब पता है या हम बस एस्यूम करते हैं कि हमें सब पता है? आज से बहुत साल पहले ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये दुनिया फ्लैट है। ये एक छोटा सा असम्पशन से हमारे बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उस समय लोग ज्यादा एक्सप्लोर करने नहीं जाते थे। लोग डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर ये लोग ज्यादा दूर चले गए तो ये लोग नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जब छोटा सा डिटेल रिवील हुआ कि ये दुनिया फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है, तो फिर से लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। इस डिस्कवरी के साथ ट्रेड राउट्स एस्टेब्लिश हुआ। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी पे नए आइडियाज शेयर होने लगा। बहुत सारे इनोवेशंस और एडवांसमेंट हुआ। ये एक छोटा सा फॉल्स असम्पशन की करेक्शन पे ह्यूमन रेस आगे बढ़ पाए। आप जरा सोचो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते होंगे और कैसे डिसीजन लिया जाता होगा। क्या हमें वाकई में पता है क्यों कुछ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हासिल करते हैं और क्यों कुछ फेल होते हैं? और क्या हम बस एस्यूम करते हैं? आपका सक्सेस का डेफिनेशन कोई भी हो, चाहे वो स्टॉक प्राइस किसी टारगेट पे हिट करना, कुछ अमाउंट पैसा कमाना, प्रमोशन पाना, खुद की कंपनी शुरू करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन हम अपनी इन गोल्स को कैसे अचीव करते हैं वो काफी हद तक सिमिलर ही है। कुछ लोग हैं जो बिना किसी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन से ही कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि एजुकेटेड डिसीजन ले पाए, क्योंकि हम सभी सही डिसीजन लेना चाहते हैं। चाहे हम कितना भी डेटा क्यों ना कलेक्ट कर ले, हमारे हर एक डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी हमारे खराब डिसीजन का इम्पैक्ट छोटा होता है और कभी कभी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। रिजल्ट चाहे कोई भी हो, हम सब एक परसेप्शन के ऊपर बेस करके ही डिसीजन लेते हैं और हमारा ये परसेप्शन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक खराब डिसीजन ही फॉल्स असम्पशन के ऊपर लिया जाता है। जब चीजें हमारे हिसाब से चलता है तब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। क्या वाकई में हमें सब कुछ पता है? ऑथर के एक दोस्त कुछ पैसा स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया है। जब भी मार्केट में उसका स्टॉक अच्छा करता है तब ये सब उसके ब्रेन और उसके सही स्टॉक पिक करने की एबिलिटी की वजह से होता है, लेकिन जब भी वो पैसा गवाता है तब वो हमेशा मार्केट को ही ब्लेम करता है। ऐसा क्या है जिससे हमारे हर एक डिसीजन ही सही हो? लॉजिक कहते हैं इन्फॉर्मेशन एंड डेटा आर की, और इसी वजह से हम बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, हम अपने दोस्त और कोलिग से एडवाइस मांगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब बहुत सारा डेटा और अच्छे एडवाइस लेकर भी चीजें हमारे हिसाब से ना चले। इसका कारण है हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस किया होगा। हो सकता है कि वो चीज बहुत छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इस केस में हमें अपने सोर्सेस को फिर से देखना चाहिए, नए सोर्स खोजना चाहिए और अपने प्रोसेस को फिर से शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सारा प्रोसेस ही एक फॉल्स असम्पशन से शुरू हुआ है तो आप चाहे कितना ही डेटा क्यों ना कलेक्ट कर ले, चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। एक बार कुछ अमेरिकन कार एग्जीक्यूटिव जापान आए।
तो उन लोगों ने देखा जापान में भी अमेरिका की तरह ही कार डोर में हिंजेस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है। यूनाइटेड स्टेट में कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए रखा गया ताकि वो लोग रबर मैलेट लेके डोर में हिंजेस को परफेक्टली फिट कर पाए, पर जापान में तो ये जब है ही नहीं। ये देखकर अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ने पूछा, कैसे आप लोग डोर को परफेक्टली फिट कराते हैं? तो जापानीज गाइड ने हंस के कहा, हम डिजाइन ही ऐसे करते हैं ताकि ये परफेक्टली फिट हो पाए। जापानीज ऑटोमेकर शुरुआत से ही आउटकम सोच लेते हैं। अगर ये लोग अपना डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं कर पाए तो ये लोग समझ जाते हैं कि उनके प्रोसेस शुरू करने समय जो डिसीजन लिया गया था उस डिसीजन में ही कुछ कमी है। अमेरिकन कार डोर और जापानीज कार डोर दिखने में तो सेम ही है, लेकिन इसके लिए जापानीज को एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ती है और लॉन्ग टर्म में भी जापानीज कार डोर अच्छा चलता है। कोई भी काम करने से पहले हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो रिजल्ट हम डिजायर करते हैं, सब कुछ शुरू होता है एक डिसीजन से। बस फर्क ये होता है कि कुछ लोग डोर को मैनिपुलेट करते हैं अपना डिजायर्ड आउटकम पाने के लिए और कुछ लोग शुरू ही करते हैं कुछ अलग तरीके से। हालांकि दोनों का ही एंड रिजल्ट सेम है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में अच्छा चलता है और दूसरा लॉन्ग टर्म में अच्छा चलता है। तो दोस्तों ये था स्टार्ट विथ वाई बुक का चैप्टर 1 समरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 2 कैरेट्स एंड स्टिक्स। अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछे कि व्हाई देयर कस्टमर्स आर देयर कस्टमर्स, तो ज्यादातर बिजनेसमैन कहेंगे कि उनके प्रोडक्ट के सुपीरियर क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस और सर्विस की वजह से उनके कस्टमर्स है। सच तो ये है, ज्यादातर कंपनीज को पता ही नहीं है कि उनके कस्टमर्स है, और अगर उन्हें ये पता नहीं है व्हाई देयर कस्टमर्स आर देयर कस्टमर्स, तो उन्हें शायद ये भी नहीं पता होगा व्हाई देयर एम्प्लॉइज आर देयर एम्प्लॉइज। अगर कंपनीज को पता ही नहीं है व्हाई देयर कस्टमर्स आर देयर कस्टमर्स और व्हाई देयर एम्प्लॉइज आर देयर एम्प्लॉइज, तो कैसे आप लोग अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉइज से लॉयल्टी की उम्मीद करोगे? सच्चाई तो ये है, आज ज्यादातर बिजनेस में डिसीजन इनकम्प्लीट और फॉल्स असम्पशन से ही लिया जाता है। ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस करने की 2 तरीका है, एक तो है मैनिपुलेट करना और दूसरा है इंस्पायर करना। मैनिपुलेशन एक बहुत ही कॉमन टेक्टिक है। इनफैक्ट छोटे से छोटे बच्चे भी मैनिपुलेशन टेक्टिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी छोटे बच्चे को अपने दोस्त से कुछ चाहिए होता है तो वो कहता है, अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगा। आज बिजनेस से लेके पॉलिटिक्स तक मैनिपुलेशन टेक्टिक्स को यूज किया जाता है। मैनिपुलेशन लाइक ड्रॉपिंग द प्राइस, रनिंग ए प्रमोशन, यूजिंग फियर, पीयर प्रेशर, एस्पिरेशनल मैसेजेस और प्रोमिसिंग इनोवेशन। इन सब का इस्तेमाल हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है ताकि हम उनसे कुछ परचेज करें, वोट दे या उन्हें सपोर्ट करें। जब भी किसी कंपनी को पता नहीं होता है कि क्यों उनके कस्टमर्स है, तभी उस कंपनी को मैनिपुलेशन टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशंस। प्राइस। बहुत से कंपनीज है जो प्राइस गेम खेलते हैं क्योंकि उन्हें पता है प्राइस गेम इफेक्टिव होता है। किसी भी चीज का प्राइस इतना कम कर दो कि लोग आपसे खरीदने लगे। हालांकि प्राइस गेम खेलने से किसी भी कंपनी को भारी भी पड़ सकता है। हाँ, प्राइस गेम शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ता है। आपके बायर को जब आपसे एवरेज से भी कम दामों में चीजें खरीदने में या सर्विस लेने की आदत पड़ जाएगा, तब आपको उन लोगों से ज्यादा पैसा लेना मुश्किल होगा और मार्केट में दूसरे लोगों से कम्पीट करने के लिए आपके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता रहेगा। इस वजह से आप प्राइस को और ज्यादा कम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। इससे आपके अंदर ज्यादा चीजें सेल करके कंपनसेट करने की चाहत जागेगी और ज्यादा से ज्यादा चीजें सेल करने के लिए सबसे आसान तरीका है प्राइस को फिर से कम कर देना। इससे आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहने में ही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और किसी भी कंपनी में स्कैंडल की शुरुआत तब होता है जब कोई कंपनी अपना कॉस्ट कम करके लोगों को कम पैसों में चीजें ऑफर करना चाहता है। प्राइस ऑलवेज कॉस्ट समथिंग, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए कितना कीमत चुकाने के लिए तैयार है? प्रमोशंस। जनरल मोटर अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के मार्केट शेयर पे राज करना चाहता था। साल 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स में 4 कार मैन्युफैक्चरर था, जनरल मोटर, फोर्ड, क्राइसलर और एएमसी। इनमें से जनरल मोटर ने डोमिनेट किया। 1990 में यूएस मार्केट में टोयोटा का शेयर दुगना हो गया और 2007 में टोयोटा का शेयर
7.8% से 16.3% हो गया। उसी साल जनरल मोटर का शेयर यूएस मार्केट में 35% से 23.8% तक गिर गया। 1990 से जापान ने जनरल मोटर और बाकी की यूएस ऑटोमेकर को बहुत ही खतरनाक कंपटीशन दिया और इसीलिए यूएस ऑटोमेकर ने एडवर्टाइज से प्रमोशन करना शुरू किया। जनरल मोटर ने प्रमोशन के साथ साथ अपने कस्टमर्स को कार या ट्रक खरीदने पर $500 से $7,000 तक कैशबैक इंसेंटिव देना चालू कर दिया। शॉर्ट टर्म में तो जनरल मोटर का प्रमोशन बहुत ही अच्छे से काम किया, उनका सेल फिर से बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जनरल मोटर इंसेंटिव की वजह से और नीचे धंसता ही चला गया। 2007 में जनरल मोटर ने $729 पर व्हीकल में गवाया था सिर्फ इंसेंटिव की वजह से। इसीलिए जनरल मोटर ने अपना कैशबैक इंसेंटिव को कम करने का अनाउंस किया और इसी के साथ भी जनरल मोटर का सेल भी नीचे गिर गया। नो कैश नो कस्टमर्स। प्रमोशन आज इतना ज्यादा कॉमन मैनिपुलेशन है, इस वजह से हम भूल चुके हैं कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी मार्केट जाओगे कुछ खरीदने के लिए, आपके डिसीजन को बारीकी से ऑब्जर्व करना कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में किसी डिजिटल कैमरा खरीदने के लिए आए हो तो देखना 2 या 3 कैमरा सेम स्पेसिफिकेशंस, सेम प्राइस, ब्रांड नेम भी अच्छे हैं, लेकिन इनमें से एक कैमरा प्रमोशन के साथ है। इनमें से एक कैमरा खरीदने पे आपको एक मेमोरी कार्ड फ्री मिलेगा। ये एक छोटा सा बेनिफिट, ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज आपके डिसीजन को कैसे इम्पैक्ट करता है वो देखना। फियर सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्टिक है। अगर किसी प्रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए बेस्ट सप्लाई ढूंढे तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉय किसी छोटे कंपनी या छोटे ब्रांड से कम दामों में अच्छे प्रोडक्ट को ना ले, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी गलत हुआ तो उस एम्प्लॉय का जॉब खतरे पे आ सकता है। फियर इतना ही पावरफुल मैनिपुलेशन है कि इसे यूज करके हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। फियर के वजह से लोग अपने सोसाइटी के एथिक्स को पालन करते हैं। पब्लिक सर्विस एड में भी फियर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रमोट चाइल्ड सेफ्टी, एड्स अवेयरनेस और द नीड्स टू वेयर सीट बेल्ट्स। बिजनेस में भी फियर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बेचते हैं। ये लोग हमारी इनसिक्योरिटी पे वार करते हैं, जैसे कि अगर आप इन लोगों से प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री फियर का इस्तेमाल करके आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं। ये लोग हमेशा कहते हैं बिफोर इट्स टू लेट। एस्पिरेशंस। फियर जैसे हम सबको किसी भी खराब चीजों से दूर रखने में मोटिवेट करते हैं, ठीक वैसे ही एस्पिरेशंस हमें किसी भी डिजायरेबल चीजों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 steps to a happier life. Work those apps to your dream dress size. In 6 short weeks you can be rich. ये सब मैसेज मैनिपुलेट करने के लिए है। एस्पिरेशनल मैसेज हमारे अंदर उन चीजों को लेकर टेम्पटेशन क्रिएट करते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हालांकि एस्पिरेशनल मैसेज सुनने में तो पॉजिटिव है, लेकिन ये उन लोगों पे ही काम करते हैं जो डरते हैं, जो लोग इनडिसिप्लिन है, जिन्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए खुद के एबिलिटी पे विश्वास नहीं है। एस्पिरेशनल मैसेज यूज करके आप किसी को जिम जाने के लिए जिम मेंबरशिप तो बाय करा सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते 3 दिन जिम जाने के लिए आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन तो चाहिए होगा। और जो लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, जो लोग हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग 6 steps to losing weight इन जैसे मैसेज में विश्वास नहीं करते हैं। इंस्पिरेशन बिजनेस से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करता है। एक $1 बिलियन कंपनी ने ऑथर के एक दोस्त को मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में हायर करते हैं उस कंपनी के गोल और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। ऑथर के उस दोस्त ने ऑथर को कहते हैं उसके कंपनी के मैनेजर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बजाय हमेशा चीपर और क्विकर ऑप्शन को चूज करते हैं। उनके दोस्त के हिसाब से उस कंपनी के पास किसी भी चीज को पहली बार में सही तरीके से करने के लिए कंपनी के पास पैसा और समय दोनों ही नहीं होता है, लेकिन वही सेम चीज दोबारा करने के लिए उनके कंपनी के पास पैसा और समय दोनों ही होता है। Peer pressure. 4 out of 5 dentists prefer it. If the product is good enough for professionals, it is good enough for you. With over 1 million satisfied customers and counting. ये कुछ peer pressure का एग्जाम्पल्स है। इस टेक्निक में मार्केटर्स कहते हैं कि मेजोरिटी पॉपुलेशन और एक्सपर्ट लोग उनकी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ताकि कोई भी बायर ये बिलीव करे वो लोग जो भी चीज सेल कर रहा है वो अच्छा ही है। और पीयर प्रेशर काम करता है क्योंकि हम मानते हैं कि मेजोरिटी और एक्सपर्ट्स हमसे बेहतर जानते हैं। पीयर प्रेशर इसीलिए काम नहीं करता है क्योंकि मेजोरिटी और एक्सपर्ट्स हमेशा सही होता है, बल्कि इसलिए काम करते हैं कि हम सब गलत होने से डरते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में भी कभी कभी पीयर प्रेशर यूज किया जाता है। मतलब सेलिब्रिटी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इससे हमें ये सोचना चाहिए वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। नोवेल्टी। 2004 के एक प्रेस रिलीज में लिखा था कि मोटोरोला एक नया फोन मार्केट पे ला रहा है जिसमें एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम मेटल के साथ
इंटरनल एंटेना और केमिकली एच्ड कीपैड होगा। करोड़ों लोगों ने उस मॉडल को खरीदना चाहा। बहुत से सेलिब्रिटीज और एक दो प्राइम मिनिस्टर ने भी उस फोन को खरीदा। इस बारे में मोटोरोला के फॉर्मर सीईओ एड जेंडर कहते हैं, बाय सरपासिंग करंट मोबाइल एक्सपेक्टेशंस द रेजर रिप्रेजेंट्स मोटोरोला's हिस्ट्री ऑफ डिलीवरिंग रेवोल्यूशनरी इनोवेशंस। करीबन 4 साल बाद जेंडर को मोटोरोला से निकाल दिया गया और उसका स्टॉक प्राइस भी नीचे गिरता रहा। मोटोरोला के कंपटीटर ने रेजर से भी अच्छा फोन बनाने लगे। अगर मोटोरोला रेवोल्यूशनरी इनोवेशन था तो मोटोरोला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में ऑथर कहते हैं, मोटोरोला कंपनी इनोवेशंस और नोवेल्टी में कंफ्यूज्ड हो गया था। रियल इनोवेशन वो होता है जो इंडस्ट्रीज और सोसाइटीज को बदल दे। फॉर एग्जाम्पल लाइट बल्ब, माइक्रोवेव ओवन, कंप्यूटर, ये सब असली इनोवेशन है क्योंकि ये सब बिजनेस करने की तरीके को बदल देता है और साथ ही में हमारे लाइफ को भी आसान बनाता है। मोबाइल फोन में कैमरा ऐड करना एक ग्रेट फीचर हो सकता है, लेकिन ये कोई इनोवेशन नहीं है। नोवेल्टी से सेल्स बढ़ता है, ये रेजर ने प्रूव किया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है। द प्राइस यू पे फॉर द मनी यू मेक। मैनिपुलेशन से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और मैनिपुलेशन से कंपनी को भी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, लेकिन इससे आपके कंपनी को सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन ही मिलेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन से आप अपनी कंपनी का सेल्स तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे लॉयल्टी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। मैनिपुलेशन आज पॉलिटिक्स में भी यूज किया जाता है। बिजनेस में जैसे मैनिपुलेशन से सेल्स बढ़ा सकते हैं, लॉयल्टी नहीं, ठीक वैसे ही पॉलिटिक्स में भी मैनिपुलेशन का यूज करके कोई इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन इससे वो लीडरशिप का फाउंडेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप में लोग आपके साथ किसी भी परिस्थितियों में जुड़े रहना चाहिए। और बिजनेस में लीडरशिप का मतलब है आपके कंपनी से गलती होने के बाद भी कस्टमर्स आपके कंपनी को सपोर्ट करे। रिपीट बिजनेस और लॉयल्टी में बहुत बड़ा फर्क है। रिपीट बिजनेस का मतलब लोग आपके साथ मल्टीपल टाइम्स बिजनेस करते हैं, और लॉयल्टी का मतलब लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए कोई बेहतर दाम में बेहतर प्रोडक्ट को भी ठुकराने के लिए तैयार है। लॉयल्टी में कस्टमर्स आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सोचता भी नहीं। और अगर आप लोगों से सिर्फ रिपीट बिजनेस ही करना चाहते हो तो आपको बस लोगों को मैनिपुलेट ही करना है। बस याद रखना, मैनिपुलेशन लीड्स टू ट्रांजैक्शंस, नॉट लॉयल्टी। जस्ट बिकॉज इट वर्क्स डजंट मेक इट राइट। मैनिपुलेशन काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैनिपुलेट करना सही है। आज हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन भी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पता है आयरनी क्या है? जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं वही लोग जाने या अनजाने में खुद के कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ही वीक बनाते जा रहा है, क्योंकि मैनिपुलेशन से तो आप सेल्स बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे आप लॉयल्टी हासिल नहीं कर पाओगे। पर आज का रियलिटी तो यही है, मैनिपुलेशन एक नॉर्म्स बन चुका है, बट देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। वो क्या है वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। हमारे आसपास ऐसे बहुत ही कम लीडर्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैनिपुलेट करने की बजाय इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि वो इंस्पायरिंग लीडर अकेला हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, लेकिन ये सारे लीडर्स एक जैसे ही सोचते हैं, एक्ट करते हैं और एक जैसे ही कम्युनिकेट करते हैं, जो हम सभी से बहुत अलग है। ये सारे लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इसी पैटर्न को ऑथर कहते हैं द गोल्डन सर्कल। द गोल्डन सर्कल ही है ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, जिसकी मदद से कुछ लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। गोल्डन सर्कल की मदद से आप ये जान पाओगे क्यों एप्पल सालों से इनोवेट कर पा रहा है, क्यों साउथवेस्ट एयरलाइन हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन इंडस्ट्री बने। इसकी मदद से आप ये जान पाओगे क्यों करोड़ों लोगों ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को फॉलो करा था। द गोल्डन सर्कल हमें ये दिखाता है क्यों कुछ लीडर्स लोगों को मैनिपुलेट करने की बजाय इंस्पायर कर पाए, और इन सब का शुरुआत होता है वाई से। अगर हम गोल्डन सर्कल में बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे पहले हमें मिलता है व्हाट। आपका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, हर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि यह लोग क्या कर रहा है। इसके बाद आते हैं हाउ। कुछ कंपनी या लोगों को पता है कि यह लोग जो भी कर रहा है वो कैसे कर रहा है, और लास्ट में आते हैं व्हाई। और बहुत ही कम लोग या कंपनी को क्लियरली पता होता है जो भी वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। यहाँ पे वाई का मतलब पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना एक रिजल्ट है। यहाँ पे वाई का मतलब आपका पर्पस क्या है, कॉज या बिलीफ क्या है, आपका कंपनी एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाई शुड एनीवन केयर। ज्यादातर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस गोल्डन सर्कल की बाहर से अंदर तक, अर्थात व्हाट से वाई तक सोचते हैं, एक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। हम सभी को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कभी कभार कह पाते हैं कि कैसे कर रहे हैं, और बहुत ही कम समय हम ये कह पाते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं।
लेकिन जितने भी इंस्पायरिंग कंपनीज और इंस्पायरिंग लीडर्स है, वो सब गोल्डन सर्कल के अंदर से बाहर तक सोचते हैं, एक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। एप्पल कंपनी का सक्सेस गोल्डन सर्कल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर एप्पल भी बाकी कंपनी जैसा ही होता तो एप्पल का मैसेज भी गोल्डन सर्कल के बाहर से अंदर तक जाता। तब उनका मार्केटिंग मैसेज कुछ ऐसा होता: वी मेक ग्रेट कंप्यूटर्स, दे आर ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, सिंपल टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली, वाना बाय वन। ये पेज सेल्स के लिए इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज तो ऐसी ही चीजें हम सभी को बेचते हैं। ये पैटर्न बिजनेस टू कस्टमर से लेके बिजनेस टू बिजनेस में भी मिलेगा। जैसे कि हियर्स आवर लॉ फर्म, आवर लॉयर्स वेंट टू द बेस्ट स्कूल्स एंड वी रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट क्लाइंट्स, हायर अस। ये पैटर्न आपको पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा होता है: हियर्स द कैंडिडेट्स, हियर आर हर व्यूज ऑन टैक्सेस एंड इमिग्रेशंस, सी हाउ शी इज डिफरेंट, वोट फॉर हर। अभी चलो देखते हैं एप्पल एक्चुअली कैसे हम सभी से कम्युनिकेट करते हैं। तो पहले वाला एग्जाम्पल को ही इस बार वाई से शुरू करके देखते हैं। एवरीथिंग वी डू, वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। द वे वी चैलेंज द स्टेटस को is by making our product beautifully designed, simple to use and user friendly, and we happen to make great computers. Wanna buy one? ये मैसेज सुनने में काफी अलग लग रहा है। यहाँ पे ऑथर ने पहले why, फिर how और लास्ट में what से शुरू किया है। एप्पल क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का डिजाइन और इंटरफेस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये लॉयल्टी हासिल करने के लिए काफी नहीं है। ये सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, लेकिन व्हाट और हाउ कॉपी करने से कुछ नहीं होता। एप्पल का व्हाई नामुमकिन है कॉपी करना, और इसी व्हाई की वजह से एप्पल ने इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर पाए। इस बारे में ऑथर कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट। एप्पल भी डेल, HP, गेटअवे, तोशिबा जैसी ही है। ये सब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। ये सारे ही कंप्यूटर्स बनाते हैं। इन कंपनीज में भी अच्छे मैनेजर्स, डिजाइनर्स और स्मार्ट इंजीनियर्स है, लेकिन सिर्फ एप्पल ही है जो इन सब में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव कंपनी है। इट्स नॉट व्हाट एप्पल डज दैट डिस्टिंग्विश देम, इट इज व्हाई दे डू इट। पहले म्यूजिक इंडस्ट्री गाने का एल्बम बेचता था, फिर 1979 में सोनी ने वॉकमैन इंट्रोड्यूस किया और उसके कुछ समय बाद डिस्कमैन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये सब कैसेट टेप्स और CD द्वारा लिमिटेड था। फिर एप्पल ने अपना आईपॉड इंट्रोड्यूस किया और एडवर्टाइज किया ये कह के 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। एप्पल का एडवर्टाइज अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं कहता है, लेकिन लोग समझ चुके थे क्यों ये प्रोडक्ट लोगों को खरीदना चाहिए। एप्पल ने MP3 इन्वेंट नहीं किया और न ही उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जो एप्पल आईपॉड के नाम से बेचता है। द मल्टी गीगाबाइट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव म्यूजिक प्लेयर को इन्वेंट किया सिंगापुर बेस्ड कंपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। क्रिएटिव ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने के 22 मंथ बाद एप्पल ने अपने आईपॉड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा। क्रिएटिव के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। क्रिएटिव डिजिटल म्यूजिक प्रोडक्ट में एप्पल से भी ज्यादा क्वालिफाइड था, लेकिन क्रिएटिव ने उनके उस प्रोडक्ट को सही तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर पाया। क्रिएटिव ने उनके प्रोडक्ट को कहा 5GB MP3 प्लेयर। ये सुनने में तो एप्पल का मैसेज 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट जैसा ही है, लेकिन दोनों में असली डिफरेंस ये था कि क्रिएटिव ने हमें कहा व्हाट देयर प्रोडक्ट वाज और एप्पल ने हमें कहा व्हाई वी नीड इट। बहुत से ऐसे एप्पल के कॉम्पिटिटर्स है जिसका व्हाई स्टार्टिंग में तो क्लियर होता है, लेकिन उन कंपनीज को सक्सेस मिलने के बाद ये सारी कंपनीज धीरे धीरे अपना व्हाई को खो देता है। फिर ये सब कंपनीज भी व्हाट पे ही फोकस करना शुरू करने लगता है, और जब ऐसा होता है तब उन कंपनीज को भी लोगों की परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैनिपुलेट करना पड़ता है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिलीव करते हैं एप्पल की सक्सेस के पीछे उसकी मार्केटिंग एबिलिटी है। अगर ऐसा ही है तो ये मार्केटिंग प्रोफेशनल एप्पल की सक्सेस को किसी दूसरे कंपनी के लिए रिपीट क्यों नहीं कर पाए। एप्पल के एम्प्लॉय भी कहते हैं एप्पल की सक्सेस के पीछे सिर्फ उसके गुड प्रोडक्ट है। ये सच है कि गुड प्रोडक्ट होना इम्पोर्टेंट है, आपका व्हाई कितना भी क्लियर क्यों ना हो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपके कंपनी को सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी सच है आपके कंपनी को सक्सेसफुल बनने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपको बस गुड या वेरी गुड प्रोडक्ट ही चाहिए। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए पहले आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स कार फरारी F430 और होंडा ओडिसी मिनी वैन, इन दोनों में से कौन सी कार बेहतर है? आपको क्या लगता है, फरारी या होंडा ओडिसी मिनी वैन? वेल, इसका आंसर तो आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आप क्यों कार खरीदना चाहते हैं। अगर आपका 6 लोगों का फैमिली है तो आपके लिए 2 सीटर फरारी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं और आपको अच्छा दिखना है तो शायद आपके लिए होंडा मिनी वैन अच्छा नहीं होगा। क्या आप ये बता सकते हैं एप्पल कंप्यूटर और PC में कौन सा बेहतर है?
कुछ लोग कहेंगे एप्पल कंप्यूटर बेहतर है और कुछ लोग कहेंगे पीसी। कुछ लोगों के लिए एप्पल कंप्यूटर बेहतर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए पीसी बेहतर हो सकता है। ये कोई डिबेट करने की चीज नहीं है, ये डिस्कशन आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस डिस्कशन से भी पहले आपको वाई समझना पड़ेगा। नॉट द ओनली वे, जस्ट वन वे। अपने वाई को जानना ही सक्सेस पाने का एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए अपने सक्सेस को बनाए रखने के लिए यही है एकमात्र तरीका। अगर आपका वाई पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो आपके लिए लॉयल्टी और ग्रोथ हासिल करना मुश्किल होगा। फिर आप लोगों को इंस्पायर करने की बदले में मैनिपुलेट करने लगोगे। और मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में तो काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको भारी कीमत चुकाना होगा। लेट 1800 में रेल रोड कंपनीज को अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनीज माना जाता था। कुछ समय बाद ये सारी कंपनीज अपना वाई को भूल के वाट पे इतना ऑब्सेस्ड होने लगा कि ये सारी कंपनीज ने अपना सारा पैसा रेल रोड और इंजन पे ही इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब एयरप्लेन इंट्रोड्यूस किया गया, तब ये सारी रेल रोड कंपनीज का बिजनेस ठप हो गया। क्या होता, ये सारी कंपनीज ने खुद को सिर्फ रेल रोड कंपनीज ना कह के मास ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कहता, तो शायद इन लोगों का बिहेवियर कुछ अलग होता। शायद ये लोग भी उन अपॉर्चुनिटीज को देख पाते। आज शायद ये लोग सारे एयरलाइंस ओन करते। आपका पर्पस, कॉज और बिलीफ आपके इंडस्ट्री को एडॉप्ट करने के लिए मदद करता है। इसीलिए व्हाट शुड वी डू टू कम्पीट ये कहने की बजाय why did we start what we are doing in the first place and what can we do to bring our cause to life considering all the technologies and market opportunities available today, ये कहना चाहिए। और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बायोलॉजी है। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। हम सभी चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप में एक्सेप्ट करे। हो सकता है कि ये ग्रुप आपका फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर या कोई रिलीजन हो। ये बिलोंगिंगनेस हर एक कल्चर में ही है। बिलोंगिंगनेस एक ऐसा एहसास है जो हमें तब मिलता है जब हमारे आसपास के लोग हमारे तरह ही सेम वैल्यू और बिलीफ में मानते हैं। जब हम किसी के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर जाए तो हमें सेफ फील होता है। अपने होम टाउन से हर कोई हमारा दोस्त नहीं होता है, लेकिन जब हम कोई घूमने जाते हैं और उस जगह पे अपने होम टाउन या होम स्टेट से कोई मिले तो उससे हम इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। ऐसा फीलिंग किसी फॉरेनर के साथ भी हो सकता है। एक बार ऑथर साइमन सिनिक ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रिप में गए थे। एक दिन बस में उन्हें कुछ अमेरिकन एक्सेंट सुनाई दी, तो ऑथर ने उन लोगों से जाके बातें करना चालू किया। और जैसे ही ऑथर ने उन लोगों से बातें करना चालू किया, ऑथर इमीडिएटली उन लोगों से कनेक्ट कर गए। ऑथर के हिसाब से कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑथर बस के बाकी लोगों से भी ज्यादा इन लोगों को ट्रस्ट करने लगे। आप कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपके जैसा ही कोई सेम वैल्यू और बिलीफ में मानते हैं तो आप भी उसे ट्रस्ट करने लगोगे। हमारे बिलोंगिंगनेस का डिजायर इतना पावरफुल है कि हम इसके लिए पैसा भी खर्च कर सकते हैं। जब कोई कंपनी व्हाट पे फोकस करते हैं, अर्थात उसके प्रोडक्ट, फीचर्स, डिजाइन को लेकर बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम उस कंपनी के साथ कनेक्ट कर जाए। लेकिन जब कोई कंपनी अपने वाई के साथ हमसे कम्युनिकेट करते हैं तो हम उस कंपनी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए नहीं कि वो कंपनी अच्छा है, बल्कि इसीलिए उस कंपनी का वैल्यू और बिलीफ हमारे साथ मैच करते हैं। वी आर ड्रॉन टू द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर गुड एट कम्युनिकेटिंग व्हाट दे बिलीव। इन लोगों की इस एबिलिटी की वजह से ही हमें लगता है हम भी उन लोगों के साथ ही बिलोंग करते हैं। हम स्पेशल फील करते हैं, हम इन लोगों के साथ सेफ फील करते हैं। एप्पल के हर एक यूजर भी एक दूसरे के साथ सेम बॉन्ड फील करते हैं। हार्ली राइडर्स भी एक दूसरे के साथ सेम बॉन्ड शेयर करते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स भी एक दूसरे के साथ उन लोगों के वैल्यूज और बिलीफ मैच करते हैं। गट डिसीजंस डोंट हैपन इन योर स्टमक। द पावर ऑफ व्हाई इज नॉट ओपिनियन, इट्स बायोलॉजी। अगर हम हमारे ब्रेन की क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखें तो मिलेगा कि वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है जो गोल्डन सर्कल से रिलेट करते हैं। हमारे ब्रेन में नया एरिया जिसे हम न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं, वो गोल्डन सर्कल की व्हाट लेवल के साथ सिमिलर है। न्यू कॉर्टेक्स की वजह से ही हम रैशनली और एनालिटिकली सोच पाते हैं और इसी की वजह से ही हम लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर पाते हैं। मिडिल के 2 सेक्शन को लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। लिम्बिक ब्रेन हमारे सभी फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि ट्रस्ट और लॉयल्टी। ये हिस्सा सारे ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन इस हिस्से में लैंग्वेज कैपेसिटी नहीं है। जब हम गोल्डन सर्कल की बाहर से अंदर तक कम्युनिकेट करते हैं तो इससे लोग फैक्ट्स और फीचर्स तो समझते हैं, लेकिन ये लोगों की बिहेवियर पे कोई असर नहीं डाल पाता। लेकिन जब हम अंदर से बाहर तक अर्थात वॉइस से कम्युनिकेट करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन की उस पार्ट को हिट करता है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, और फिर न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन उस डिसीजन को लॉजिकल साउंड करने में मदद करता है।
क्योंकि हमारे ब्रेन की लिम्बिक पार्ट में लैंग्वेज कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हमें अपने फीलिंग्स को बयां करने में बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि आपने उस लड़के से क्यों प्यार की, तो आप क्या कहोगे? देखना, उसे प्यार करने का जो असली रीजन है वो बातों में बयां करना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि आप ये कहो, शी इज फनी, शी इज स्मार्ट, लेकिन दुनिया में तो फनी और स्मार्ट और भी है। क्या हम सभी से प्यार करते हैं? कभी कभार हम ऐसी भी बातें कहते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे कि कोई कह सकता है, शी कंप्लीट्स मी। अब इसका क्या मतलब हुआ? लव बातों में बयां नहीं किया जा सकता, इट्स जस्ट फील्स राइट। द सेम इज ट्रू फॉर अदर डिसीजंस। जब हम किसी चीज के बारे में सही फील करते हैं, वो चीज एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे गट डिसीजन भी होता है। जब हम अपने गट फीलिंग को सुनते हैं, तब इट जस्ट फील्स राइट। हमारे लिम्बिक ब्रेन इतना पावरफुल है कि कभी कभी फैक्ट्स और फिगर रहते हुए भी हम अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट रिचर्ड रेस्टेक ने अपने बुक द नेकेड ब्रेन में लिखा है, अगर लोग कोई डिसीजन ब्रेन की रेशनल पार्ट से लेता है तो मैक्सिमम टाइम लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। रेशनल डिसीजन लेने में समय भी ज्यादा लगता है और उस डिसीजन का क्वालिटी भी काफी लो होता है। लेकिन जब कोई अपने लिम्बिक ब्रेन से डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन लेने में समय बहुत कम लगता है और उस डिसीजन का क्वालिटी भी बहुत हाई होता है। इसी रीजन से टीचर्स मल्टीपल चॉइस टेस्ट में अपने स्टूडेंट्स को खुद के इंस्टिंक्ट फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे आपका आंसर्स गलत होने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये लाइन तो सुना ही होगा। हार्ट्स हमारे लिम्बिक ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। माइंड रिप्रेजेंट करता है न्यू कॉर्टेक्स को, जो रैशनल थॉट्स और लैंग्वेज सेंटर होता है। ज्यादातर कंपनी सिर्फ माइंड्स को जीतने के लिए फोकस करते हैं, क्योंकि माइंड को जीतने के लिए आपको सिर्फ कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में ही बात करना होता है। लेकिन हार्ट को जीतने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जितने भी ग्रेट लीडर्स है वो सभी पहले हार्ट पे फोकस करते हैं, फिर माइंड को जीतते हैं, और ये सभी लोग वाई से शुरू करते हैं। इट्स व्हाट यू कांट सी दैट मैटर्स। पहले डिटर्जेंट के टीवी कमर्शियल में कहते थे, गेट्स योर व्हाइट व्हाइटर एंड योर ब्राइट्स ब्राइटर। उस समय डिटर्जेंट कंपनीज को लगता था कि लोगों को ऐसे डिटर्जेंट चाहिए जो उनके कपड़े को क्लीन रख पाए। किसी ने कस्टमर से ये नहीं पूछा कि क्यों लोग अपने कपड़े को क्लीन रखना चाहता है। सालों बाद कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिवील किया कि सिर्फ कलर एनहांसमेंट से लोगों की बिहेवियर चेंज नहीं होता है। इन लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी कपड़े धोने के बाद कपड़े की ब्राइटनेस चेक करने के लिए कपड़े की कलर को कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि लोग कपड़े धोने के बाद सबसे पहले उस कपड़े की स्मेल सुनते हैं। बीइंग क्लीन से भी ज्यादा फीलिंग क्लीन इम्पोर्टेंट है। हमारे लिम्बिक ब्रेन का पावर इतना ज्यादा है, ये सिर्फ हमारे गट डिसीजन को ही कंट्रोल नहीं करते हैं, ये कभी कभी ऐसे चीजों के लिए हमें इन्फ्लुएंस करते हैं जो दिखने में या सुनने में इलॉजिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को अपना घर की सेफ्टी छोड़ के एक्सप्लोर करने जाना, अपने स्टेबल जॉब को छोड़ के बिजनेस शुरू करना, ये सुनने में स्टूपिड और क्रेजी लगता है। इससे लोग अपना सब कुछ खो सकता है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ये हमारा होप्स, ड्रीम्स और गट्स है जो हमें ये सारी क्रेजी चीजें करने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर दुनिया में सब कुछ लॉजिकली होता तो कोई छोटा बिजनेस नहीं होता, एक्सप्लोरेशन नहीं होता, इनोवेशन भी बहुत कम होता, और ऐसे लीडर्स भी नहीं होता जो हमें इन चीजों के लिए इंस्पायर करे। अगर हम बात करें एप्पल कंप्यूटर और सेम फीचर्स की एक पीसी की, तो आपको मिलेगा एप्पल कंप्यूटर की प्राइस उस पीसी से लगभग 25% ज्यादा है। एप्पल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर भी कम होता है। अगर हर कोई लॉजिकली डिसीजन लेता तो शायद मैक कोई नहीं खरीदता, लेकिन लोग मैक खरीदते हैं। सिर्फ खरीदते ही नहीं, लोग इसे प्यार करते हैं। ये फीलिंग दिल से आता है, या कहे लिम्बिक ब्रेन। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज को वाई से शुरू करना तो बस एक शुरुआत है। अगर आप चाहते हो कि गोल्डन सर्कल आपके लिए सही से काम करे, तो आपको हर एक चीज को सही ऑर्डर में करना पड़ेगा। क्लैरिटी ऑफ वाई। आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को यही नहीं पता है कि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे लोगों से लॉयल्टी उम्मीद कर सकता है। अगर किसी पॉलिटिशियन को अपना वाई क्लियर नहीं है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि लोग उसे फॉलो करेंगे। मैनिपुलेट करके लोगों का वोट हासिल किया जा सकता है, लेकिन मैनिपुलेट करके आप लीडर नहीं बन सकते हैं। लीडर बनने के लिए आपको लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ हाउ। वाई जानने के बाद आपको हाउ पे फोकस करना पड़ेगा। हाउ का मतलब आपके कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स, जिसकी मदद से आप अपने काम के जो पर्पस है उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे।
अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल पे डिसिप्लिन होने से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर पाओगे। कभी कभी हम अपने वैल्यूज जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें खुद को याद दिलाने के लिए वॉल पे लिख के रखते हैं। ऑथर के हिसाब से ऐसे लिखने से हम अपने बिजनेस सिस्टम को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नाउन्स है एंड नाउन्स आर नॉट एक्शनेबल। अगर आप किसी से कहे a little more innovation today if you please, अब इस बात का क्या मतलब बनता है? इसलिए आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली काम करने के लिए आपको वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट इंटीग्रिटी, इट्स ऑलवेज डू द राइट थिंग। इट्स नॉट इनोवेशन, इट्स लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। अपने वैल्यूज को वर्ब में डिस्क्राइब करने से आपको किसी भी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए क्लियर आइडिया मिलेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, व्हाई आपका बिलीफ है, हाउ की मदद से आप अपने उस बिलीफ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो एक्शन लेते हो उन एक्शन का रिजल्ट है व्हाट। आपको अपने व्हाट को लेके कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट होने से आप जो भी चीजें बिलीव करते हैं उस बारे में लोग जानेंगे, और जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे लोगों का डाउट उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऑथेंटिक होने के लिए तो सभी बात करते हैं, और ये ऑथेंटिसिटी आता है व्हाट लेवल पे ही। रिसर्च कहता है लोग ऑथेंटिक ब्रांड के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, लोग ऑथेंटिक कैंडिडेट्स को वोट देना पसंद करते हैं। लेकिन आप ऑफिस में जाके ही किसी से कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन प्लीज अ लिटिल मोर ऑथेंटिसिटी? कोई लीडर कैसे ऑथेंटिकली एक्ट करेगा? आप जो भी चीजें कर रहे हो, अगर उसका पर्पस यानी वाई ही आपको पता नहीं है तो ये इंस्ट्रक्शन देना ही बेकार है। गोल्डन सर्कल में ऑथेंटिसिटी का मतलब है आप जो भी कहते हो और करते हो आप खुद उस चीज में बिलीव करते हो। आपको सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट बेचने पे ही सक्सेस मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट क्लियरिटी ऑफ व्हाई, और ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी बेस्ट सेल्समैन से पूछे व्हाट इट टेक्स टू बी ए ग्रेट सेल्समैन, तो वो लोग आपको हमेशा बताएंगे कि ये लोग जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उस प्रोडक्ट पे वो खुद बिलीव करते हैं। अभी आप सोच सकते हो कि ये बिलीव के साथ सेल्स का क्या मतलब बनता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस प्रोडक्ट पे बिलीव करते हो, तब आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी कहोगे वो सब ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिसिटी से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते हैं, रिलेशनशिप से ट्रस्ट बनते हैं, और ट्रस्ट से लॉयल्टी आता है। सक्सेस के लिए आपको ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको ऑथेंटिक होना ही पड़ेगा। और विदाउट व्हाई एनी अटेम्प्टेड ऑथेंटिसिटी विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इनऑथेंटिक। इफ यू डोंट नो व्हाई यू कांट नो हाउ। सैन एंटोनियो के एक बिजनेसमैन रोलिन किंग ने टेक्सास में शॉर्ट हॉल फ्लाइट चालू करना चाहते थे जो डेलास, ह्यूस्टन और सैन एंटोनियो में ट्रैवल करने वाला है। उनके उस जर्नी में एक डिवोर्स लॉयर हार्व खेलाहर उनका साथ देने वाला है। किंग और खेलाहर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। पहले तो खेलाहर ने किंग के आइडिया को डम कहा, लेकिन किंग ने कुछ समय बाद खेलाहर को सक्सेसफुल इंस्पायर कर पाए। इसके 4 साल बाद साउथ वेस्ट एयरलाइन ने डेलास से ह्यूस्टन में पहली बार उड़ान भरा। साउथ वेस्ट ने लो कॉस्ट एयरलाइन इन्वेंट नहीं किया था। साउथ वेस्ट ने पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन से उसके आइडिया के साथ साथ नाम भी कॉपी किया। साउथ वेस्ट के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी नहीं था, लेकिन फिर भी साउथ वेस्ट हिस्ट्री में मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन बने। साल 1970 की शुरुआत में ओनली 15% लोग ही एयर से ट्रैवल करता था, लेकिन साउथ वेस्ट का गोल वो 15% लोग नहीं थे, बल्कि उनका असली गोल था बाकी के 85% लोग। उस समय अगर कोई साउथ वेस्ट एयरलाइन से पूछता कि उनका कंपटीशन किसके साथ है, तो साउथ वेस्ट जवाब में कहते हमारा कंपटीशन कार और बस के अगेंस्ट है, वी आर द चैंपियन फॉर द कॉमन मैन। और यही था उनका वाई, जिस वजह से उन लोगों ने इस एयरलाइन को स्टार्ट किया। 1970 में एयर से ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव होता था, और क्योंकि साउथ वेस्ट को कॉमन लोगों का चैंपियन बनना था, इसलिए इन लोगों का फ्लाइट लो कॉस्ट होना चाहिए था। साउथ वेस्ट से ट्रैवल करने में मजा आना चाहिए था, और साथ ही में साउथ वेस्ट को सिंपल भी होना था ताकि 85% लोग उसे एक्सेस कर पाए। साउथ वेस्ट ने इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से कर पाया, और इसी तरीके से साउथ वेस्ट कॉमन लोगों के लिए चैंपियन बने। साउथ वेस्ट ने ऐसा कैसे कर पाया? साउथ वेस्ट ने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि साउथ वेस्ट को अपना वाई क्लियरली पता था, और ये लोग अपने हाउ को लेके डिसिप्लिन भी थे। 30 साल बाद साउथ वेस्ट की सक्सेस को देख के यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने अपना लो कॉस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में डिसाइड किया। इन अप्रैल 2003 डेल्टा ने अपना लो कॉस्ट अल्टरनेटिव लॉन्च किया जिसका नाम था सॉन्ग, और इसके 1 साल के अंदर यूनाइटेड ने टेड लॉन्च करा। टेड और सॉन्ग दोनों ही चीप, फन और सिंपल था, दोनों ही साउथ वेस्ट से अच्छा था। इवन डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस सालों से एयरलाइन बिजनेस में था, लेकिन फिर भी टेड और सॉन्ग दोनों ही फेल हो गया।
दोनों एयरलाइंस इसीलिए फेल हुए क्योंकि टेड और सॉन्ग क्यों एग्जिस्ट करता है ये उन एयरलाइंस को पता ही नहीं था। साउथ वेस्ट दुनिया का बेस्ट एयरलाइन नहीं है, इसका प्राइस भी हर वक्त चीप नहीं रहता है, लेकिन साउथ वेस्ट को अपना वाई क्लियरली पता था और इसीलिए साउथ वेस्ट ने लोगों को इंस्पायर कर पाए। डूइंग बिजनेस इज लाइक डेटिंग। इमेजिन करो ब्रेड नाम का आपका एक दोस्त आज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डेट पे गया है। ये इसका फर्स्ट डेट है और वो इस डेट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। दोनों डिनर के लिए मिले और ब्रेड ने कुछ इस तरीके से बात करना चालू किया, मैं बहुत ही ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे पास एक बड़े घर और एक खूबसूरत कार है, मैं बहुत सारे फेमस लोगों को जानता हूँ, मैं हर वक्त टीवी पे रहता हूँ, कुछ इज गुड क्योंकि मुझे पता है कि मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ, मैंने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया है। क्या लगता है ब्रेड को इस लड़की के साथ दूसरा डेट मिलेगा? बहुत ही कम चांस है कि ब्रेड को दूसरा डेट मिलेगा। हालांकि ब्रेड दिखने में बहुत अच्छा है, ब्रेड के पास अच्छा जॉब है और ब्रेड फेमस लोगों को भी जानता है, लेकिन फिर भी ब्रेड को दूसरा डेट शायद नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रेड ने जो सारी बातें उस लड़की से कहा है वो सब व्हाट पे बेस्ड है और व्हाट्स डोंट ड्राइव डिसीजन मेकिंग। डेट और सेल्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही केस में आपको टेबल के दूसरी तरफ बैठना पड़ता है। अपने डील को क्लोज करने के लिए आपको सही चीजें बताना पड़ता है। ऑफ कोर्स आप टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप भी वो सारी चीजें कह सकते हैं जो वो सुनना चाहती है, आप झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बाद में आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। आप चाहे कितना भी मैनिपुलेट कर ले, लेकिन ये ट्रस्ट बिल्ड करने का सही तरीका नहीं है। अभी चलो ब्रेड को एक और बार फिर से डेट पे भेजते हैं, लेकिन इस बार ब्रेड व्हाट से नहीं बल्कि वाई से बात करना शुरू करेगा। पता है मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हर सुबह जब भी मैं नींद से उठता हूँ मैं वो सारी चीजें कर पाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों को भी ऐसी चीजें करने के लिए इंस्पायर कर पाता हूँ जो उन्हें करना पसंद है। ये इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल द डिफरेंट वेज आई कैन डू दैट। इट्स रियली अमेजिंग। और तुम मानो या ना मानो, ये करके ही मैं एक्चुअली काफी सारा पैसा भी कमा रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक बड़ी घर और एक प्यारी सी कार भी खरीदी है। मुझे काफी सारे फेमस लोगों से भी मिलने का मौका मिलता रहता है और मैं हर वक्त टीवी पे भी आता रहता हूँ, व्हिच इज फन बिकॉज आई एम गुड लुकिंग। मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ क्योंकि मैं वो सारी चीजें कर पा रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है। ये सब करके ही मैंने अपने लिए काफी अच्छा कर पा रहा हूँ। इस बार बहुत ही अच्छा चांस है कि ब्रेड को उस लड़के से दूसरा डेट मिल जाएगा क्योंकि ब्रेड इस बार अपने वैल्यूज और बिलीफ से रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन दिया है। ब्रेड ने वो सारी बातें कहा जो उसने फर्स्ट डेट पे कहा था, लेकिन इस बार बात करने का तरीका बहुत ही अलग था। इस बार ब्रेड ने वाई से शुरू किया। ऑथर के हिसाब से अगर आप हर एक चीज में लॉजिकली डिसीजन लेते हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा होगा, आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन, आई थिंक। और ये बायोलॉजिकली भी सही है क्योंकि जब आप सोचते हैं तब आपका न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन काम करता है, लेकिन जब बात आए गट डिसीजन की तो आपका हाईएस्ट लेवल कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा होगा, द डिसीजन फील्स राइट, द डिसीजन फील्स राइट। और ये भी बायोलॉजिकली एक्यूरेट है क्योंकि आपके इमोशंस को लिम्बिक ब्रेन कंट्रोल करता है और ज्यादातर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स अपने गट डिसीजन को ही फॉलो करते हैं। गट डिसीजन एक सिंगल पर्सन लेता है। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है किसी इंडिविजुअल और छोटी कंपनी के लिए, लेकिन अगर आपका कंपनी बहुत बड़ा है तो आप कैसे डिसीजन लेंगे जिससे आपके कंपनी के दूसरे लोगों को भी राइट फील हो? इसीलिए आपको पहले अपना वाई जानना पड़ेगा। आपका वाई आपके हर एक डिसीजन के लिए एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट बना के देता है जिससे लोग समझ जाएंगे कि आपने क्यों उस डिसीजन को लिया है। चैप्टर 6 द इमरजेंस ऑफ ट्रस्ट। हर किसी को पता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को मिसट्रीट करते हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो उसके एम्प्लॉइज अपने कस्टमर्स को कैसे सही से ट्रीट कर पाएगा। हिस्ट्री के मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन साउथ वेस्ट के हेड हर्ब खिलाहर के हिसाब से ये हर एक कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हर एक एम्प्लॉइज का ख्याल रखना। एक खुश एम्प्लॉय अपने कस्टमर्स को खुश रखता है और एक खुश कस्टमर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुश रख पाते हैं। साल 1980 में एयरलाइंस इंडस्ट्री में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का हालत सबसे खराब था। कुछ लोग कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के पॉइजनस कल्चर की वजह से ये कंपनी स्ट्रगल कर रहा था। इन लोगों के हिसाब से जब कंपनी सरवाइव करने में ही स्ट्रगल कर रहा है तो कंपनी के बाकी चीजों में फोकस करना मुश्किल होता है। एक बार जब कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो जाए तो उसके बाद कंपनी के बाकी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। साल 1983 और साल 1991 में कॉन्टिनेंटल को 2 बार बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल करना पड़ा और साल 1994 में बेथुन कॉन्टिनेंटल का नया सीईओ बना।
उस समय कंपनी को $600 मिलियन का नुकसान हो चुका था और कंपनी का परफॉर्मेंस भी हर एक डिपार्टमेंट पे लास्ट था। लेकिन बेथुन सीईओ बनने के 1 साल बाद ही कॉन्टिनेंटल ने $250 मिलियन का प्रॉफिट हासिल कर लिया और बहुत ही जल्द कॉन्टिनेंटल अमेरिका में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनने जा रहा था। बेथुन ने कॉन्टिनेंटल में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस किया जिससे लोग फिर से कंपनी पर ट्रस्ट करने लगे। किसी एग्जीक्यूटिव ने कंपनी में कुछ चेंज करने की प्रॉमिस किया है, इससे ट्रस्ट नहीं बनता है। आपके हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने पे भी लोग आपको ट्रस्ट नहीं करने लगेंगे, क्योंकि ट्रस्ट एक फीलिंग है, कोई रेशनल एक्सपीरियंस नहीं। हम सब ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करते हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपको बहुत से ऐसे एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा जिनके पास कोई भी ऑपरेशन मैनेज करने की एबिलिटी होता है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन मैनेज करने की एबिलिटी से आप लीडरशिप हासिल नहीं कर सकते हैं। लीडिंग इज नॉट द सेम एज बीइंग द लीडर। लीडर का मतलब आप किसी हाईएस्ट रैंक पे हो, लेकिन लीडिंग का मतलब आपका पोजीशन चाहे कुछ भी हो लेकिन लोग आपको फॉलो करें। बेथुन कॉन्टिनेंटल में सीईओ बनने से पहले फ्रैंक लॉरेंजो सीईओ था। बेथुन कॉन्टिनेंटल ज्वाइन करने के बाद जब उसने कंपनी के एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे गया तो उसने देखा कि एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे सिर्फ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हायर परमिटेड लोग ही जा सकता था। एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे जाने के लिए आपको की कार्ड चाहिए और उस फ्लोर पे हर जगह सिक्योरिटी कैमरा और बहुत सारा आर्म गार्ड्स था। फ्रैंक लॉरेंजो कॉन्टिनेंटल प्लेन में अगर वो खुद के हाथों से सोडा कैन ओपन नहीं करता तो वो उस कैन से सोडा भी नहीं पीता। फ्रैंक लॉरेंजो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता था और इसलिए उन्हें भी कोई ट्रस्ट नहीं किया। बेथुन को पता था अगर उन्हें कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि उनके एम्प्लॉइज खुद के लिए जितना सीखे। बेथुन ने एग्जीक्यूटिव फ्लोर से सारे सिक्योरिटीज को हटा के ओपन डोर पॉलिसी निकाला और साथ ही में बेथुन ने उन चीजों को लेकर भी बातें करना चालू किया जिससे कंपनीज के एम्प्लॉइज को फायदा हो। उन्हें पता था एयरलाइंस कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समय पर प्लेन चलना। बेथुन के आने से पहले कॉन्टिनेंटल की ऑन टाइम रेटिंग देश के 10 सबसे बड़े एयरलाइन में से सबसे कम था। इसलिए बेथुन ने अपने हर एक एम्प्लॉइज को कहा अगर कॉन्टिनेंटल हर महीने ऑन टाइम परसेंटेज टॉप 5 पे रहा तो कंपनी के हर एक एम्प्लॉइज को बोनस मिलेगा। इस बोनस प्रोग्राम की वजह से कॉन्टिनेंटल की हजारों एम्प्लॉइज मैनेजर्स सब पहली बार एक ही दिशा पे चलने लगा था। बेथुन जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के लिए चेक बेचता था तब वो चेक सिर्फ एक चेक नहीं था, ये जीतने का एक सिंबल था। बेथुन ने हर एक चेक में अपने एम्प्लॉइज को उनका वाई याद दिलाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है ह्यूमन रेस इतना सक्सेसफुल क्यों है? हालांकि ह्यूमन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन रेस आज इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया है। इसका मतलब सिंपल है, सिर्फ साइज और पावर होने पे ही आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। हम आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि हमारे अंदर कल्चर बनाने की एबिलिटी है। कल्चर के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपना वैल्यूज और बिलीफ शेयर करते हैं जिससे ट्रस्ट बनते हैं और इसी ट्रस्ट की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर हेल्प के लिए रिलाई करते हैं। दुनिया में हर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता। आप दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा दोस्त बन जाओगे। हम दोस्ती उन लोगों से ही करते हैं जिनसे हमारा वैल्यूज और बिलीफ मिलते हैं। दुनिया में ढेर सारा कल्चर भरे पड़े हैं। आप अमेरिकन हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंच से बेहतर हो, ये दोनों ही अलग कल्चर है। कोई कल्चर किसी से बेहतर या खराब नहीं है। कुछ लोग फ्रेंच कल्चर में अच्छे फिट होते हैं और कुछ लोग अमेरिकन कल्चर में अच्छे फिट होते हैं। बहुत से लोग न्यूयॉर्क जाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों को जॉब ही नहीं मिलता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जॉब तो मिलता है लेकिन वो लोग उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे लोग डम या खराब वर्कर हैं, ये लोग बस उस जगह के लिए अच्छे फिट नहीं है। आप न्यूयॉर्क में अच्छे फिट नहीं हो इसका मतलब ये नहीं आप किसी और जगह के लिए अच्छे फिट नहीं हो सकते। हो सकता है आप शिकागो या सैन फ्रांसिस्को में ज्यादा सक्सेसफुल बन पाओ। न्यूयॉर्क इज नॉट रेशनली बेटर देन अदर सिटीज, इट्स जस्ट नॉट राइट फॉर एवरीवन। इसी तरीके से हर एक कंपनी में भी कल्चर होता है और किसी कंपनी को उसका कल्चर ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए आपको अपने कंपनीज के लिए ज्यादा स्किल वाले लोगों को हायर करने की बजाय ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो कंपनी के लिए अच्छे फिट हो। फाइंडिंग द पीपल हु आर गुड फिट्स। 5 दिसंबर 1914 में इंग्लिश एडवेंचरर अर्नेस्ट शेकल्टन ने 27 लोगों की क्रू के साथ एंटार्क्टिक को एक्सप्लोर करने के लिए एंडोरेंस शिप से अपना जर्नी शुरू की है। अनफॉर्चुनेटली एंडोरेंस शिप एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट पे नहीं पहुंच पाती है। एक डिजास्टर की वजह से एंडोरेंस पैक आइस पे ट्रैप्ड हो जाती है। करीबन 10 महीने तक शेकल्टन और उसके क्रू उस आइस पे ट्रैप रहा। इन लोगों का शिप आइस फ्लो के प्रेशर को झेल नहीं पाया और धीरे धीरे करके एंडोरेंस फाइनली डिस्ट्रॉय हो गया। एंडोरेंस डिस्ट्रॉय होने के बाद एंडोरेंस के सारे क्रू मेंबर्स लाइफ बोट से एलिफेंट आइलैंड पे जा उठे। पता है शेकल्टन के इस एडवेंचर में सबसे अच्छी बात क्या है? इतनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी उनके उस जर्नी में एक भी क्रू मेंबर्स नहीं मरा।
ये कोई लक नहीं था, बल्कि शेकिल्टन ने उस जर्नी के लिए ऐसे लोगों को हायर किया था जो इस जॉब के लिए फिट हो। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने इतना अच्छा क्रू कैसे ढूंढा? इसका आंसर सिंपल है, उन्होंने लंदन टाइम्स पे एक एड दिया था, लेकिन वैसे नहीं जैसे आजकल के कंपनीज एड देते हैं। आजकल के कंपनीज सब व्हाट पे फोकस करते हैं, वाई पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट एग्जीक्यूटिव नीडेड, मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, कम वर्क फॉर अ फैंटास्टिक फास्ट ग्रोइंग कंपनी विद ग्रेट पे एंड ग्रेट बेनिफिट्स। इस एड से एप्लीकेंट्स तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके कंपनी के लिए अच्छे फिट होगा? दूसरी तरफ शेकिल्टन का एड्स कुछ ऐसा था। मैन वांटेड फॉर हजार्डस जर्नी, स्मॉल वेजेस, बिटर कोल्ड, लॉन्ग मंथ्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, कांस्टेंट डेंजर, सेफ रिटर्न डाउटफुल, ऑनर एंड रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सक्सेस। इसीलिए जिन लोगों ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो सब शेकिल्टन की उस एक्सपीडिशन के लिए अच्छे फिट थे। वाई सेंस ऑफ पर्पस इज इम्पोर्टेंट। इमेजिन करो कि आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते पे आपको 2 स्टोन मेसन दिखा, दोनों ही वॉल बना रहा है। दोनों में से पहले स्टोन मेसन से आपने पूछा, क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? जवाब में वो कहते हैं, जितना मुझे याद है मैं इस वॉल को काफी समय से बना रहा हूँ। हर दिन इतनी कड़ी धूप में रह के मुझे काम करना पड़ता है, और ऊपर से ये पत्थर भी काफी भारी है, इतना भारी है कि मेरा कमर तोड़ देता है। पता नहीं मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी जीते जी कभी कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन काम है, इससे मैं अपनी बिल्स पे कर पाता हूँ। फिर थोड़ी दूर जाके एक और स्टोन मेसन से आपकी मुलाकात हुई, तो आपने फिर से उस स्टोन मेसन से पूछा, क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? जवाब में वो कहते हैं, हाँ मुझे अपना काम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक कैथेड्रल बना रहा हूँ। हालांकि मैं काफी लंबे समय से इस वॉल को बना रहा हूँ, इसे बनाने के लिए मुझे काफी धूप में काम करना पड़ रहा है, और पत्थर भी थोड़ा भारी है, इस वजह से मेरे कमर पे काफी जोर लगता है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ क्या इसे मैं अपनी जिंदगी में कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक कैथेड्रल बना रहा हूँ। दोनों ही स्टोन मेसन एक जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। दोनों में से वन हैज ए सेंस ऑफ पर्पस, एक छोटा सा वाई उसके काम करने का व्यू पॉइंट को ही बदल दिया है। व्हेन मोटिवेटेड बाय वाई, सक्सेस जस्ट हैपेंस। सैमुअल लैंगली स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में एक सीनियर ऑफिसर था। वो हार्वर्ड में भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उनके कनेक्शंस दुनिया के कुछ पावरफुल और स्मार्ट लोगों के साथ था। इनमें से एंड्रयू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी शामिल था। लैंगली का सपना था कि वो एक ऐसा मशीन बनाए जो लोगों को हवा में उड़ा सकती है। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वॉर डिपार्टमेंट से लैंगली को $50,000 फंड भी मिला। उनके पास ड्रीम टीम था जिसमें टैलेंटेड लोग भरे पड़े थे। प्रेस भी उस समय उनके हर एक मूवमेंट को कवर कर रहा था। लैंगली के पास बड़ा गोल तो था, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं था। लैंगली बस एयरप्लेन बनाने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। वो बस रिच और फेमस होना चाहता था। लैंगली को पता था कि अगर उन्हें भी थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह फेम हासिल करना है, तो उन्हें भी कुछ बड़ा इन्वेंट करना पड़ेगा। उन्होंने एयरप्लेन को बस फेम और फॉर्चून पाने का एक टिकट की तरह देखा। लैंगली ने एज्यूम करा था कि सक्सेस पाने का रेसिपी है प्लेंटी ऑफ कैश, बेस्ट पीपल और आइडियल मार्केट कंडीशन। आज लैंगली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लैंगली से कुछ ही माइल्स दूर डेटन, ओहायो शहर में 2 भाई विल्बर एंड ऑरविल राइट ने खुद के लिए फ्लाइंग मशीन बनाने में काम कर रहा था। किसी ने उनके इस वेंचर के लिए फंड नहीं किया और उनके पास ना ही कोई हाई लेवल कनेक्शंस था। उनके टीम में जितने भी लोग थे उन सब के पास कॉलेज एजुकेशन भी नहीं था, यहाँ तक कि राइट ब्रदर्स के पास भी नहीं। लेकिन फिर वे दिसंबर 17, 1903 में उन लोगों ने एक ऐसी मशीन बना ली जो लोगों को हवा में उड़ा सकती थी। राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन सक्सेसफुली कैसे बना लिया, जहाँ पे बेटर इक्विप्ड, बेटर फंडेड और बेटर एजुकेटेड टीम ने नहीं बना पाया? राइट ब्रदर्स ने ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि राइट ब्रदर्स को अपना वाई क्लियर था। उन्हें पता था कि अगर ये लोग एयरप्लेन बनाने में सक्सेस हो पाए तो ये लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना देगा। जहाँ पे लैंगली ने सिर्फ पैसा और फेम पाने के लिए एयरप्लेन बनाना चाहते थे, वहीं पे राइट ब्रदर्स ने दुनिया को बदलने के लिए एयरप्लेन बनाना चाहते थे। चैप्टर 7, हाउ टिपिंग पॉइंट्स टिप्स। साल 1962 में एवरेट एम रॉजर्स की बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे सोसाइटी के माध्यम से इनोवेशन स्प्रेड होते हैं। 30 साल बाद जियोफ्रे मोर उनके बुक क्रॉसिंग द क्याज़म में उन्होंने रॉजर्स के आइडिया को एक्सपांड करा। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के हिसाब से पॉपुलेशंस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 2.5% लोग होते हैं इनोवेटर्स। इस ग्रुप के लोग नए प्रोडक्ट और आइडियाज के बारे में थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। इन लोगों को रिस्क लेना पसंद है। ये सारे लोगों को हर एक नए चीजों में फर्स्ट रहना अच्छा लगता है। फिर आते हैं 13.5% लोग जिन्हें अर्ली एडॉप्टर कहा जाता है। इस ग्रुप के लोग भी इनोवेटर्स जैसा ही है।
ये सारे लोग नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इन लोगों को पता होता है नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल के बारे में। ये सारे लोग हमेशा अपने गट्स फीलिंग को ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट 34% लोग है अर्ली मेजोरिटी और उसके नेक्स्ट 34% लोग है लेट मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी ग्रुप के लोग प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। इन लोगों के लिए लॉजिक ज्यादा मैटर करता है। अर्ली मेजोरिटी के लोग नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू लेट मेजोरिटी। और लास्ट के 16% लोगों को लेगर्स कहते हैं। ये लोग किसी भी नए प्रोडक्ट और आइडियाज को इसीलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसीलिए इस ग्रुप के लोग लास्ट में नए प्रोडक्ट और आइडियाज को अडॉप्ट करते हैं। जितना आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाओगे, आप ऐसे लोगों से डील करोगे जिन्हें सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट होगा। आपके वैल्यूज और बिलीफ से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा और इसीलिए राइट साइड के लोग रेयरली लॉयल होता है। आपको इस ग्रुप को पहचानना होगा ताकि आप इन लोगों के साथ बिजनेस करना अवॉइड कर पाए। इस टाइप के लोगों पे पैसा और एनर्जी खर्च करने के बाद भी ये लोग लॉयल नहीं होंगे। इन लोगों को सिर्फ आपसे बिजनेस करने पे ही मतलब है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि आप जिस चीज के लिए अर्ली अडॉप्टर है, हो सकता है कोई और इसी सेम चीज के लिए लेट मेजोरिटी हो। जैसे कि ऑथर और उनके सिस्टर थे। ऑथर के सिस्टर फैशन ट्रेंड के लिए अर्ली अडॉप्टर है, लेकिन ऑथर इस मामले में लेट मेजोरिटी है। एक बार ऑथर अपने लिए 2 ब्लू कलर की जींस खरीदा। जींस दिखने में तो अच्छा है, लेकिन ऑथर को लगता है जींस के लिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च कर लिया। दूसरी तरफ उनके सिस्टर को इसका उल्टा लगता है। उनके सिस्टर को लगता है उन जींस का प्राइस बिल्कुल सही था। और जब बात आए टेक्नोलॉजी की, तब ऑथर एक अर्ली अडॉप्टर है। एक बार ऑथर एक ब्लू रे डीवीडी प्लेयर खरीदा। इस डीवीडी प्लेयर को खरीदने के लिए ऑथर ने किसी भी रेगुलर डीवीडी से 4 से 5 गुना ज्यादा पैसा दिया है। ऑथर के सिस्टर इस बात को समझ नहीं पाए कि क्यों ऑथर इस चीज के लिए इतना ज्यादा पैसा वेस्ट किया है। द बेस्ट डज नॉट ऑलवेज विन। अगर आपको मास मार्केट एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपको लॉ ऑफ डिफ्यूजन का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इग्नोर करते हो तो आपको सिर्फ मीडियोकर सक्सेस में ही संतुष्टि करना पड़ेगा। और आप अगर शुरुआत में ही मिडिल कर्व अर्थात अर्ली मेच्योरिटी पे फोकस करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली मेच्योरिटी किसी और के रिकमेंडेशन के बाद ही नए प्रोडक्ट और आइडियाज को यूज करते हैं। लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है अगर किसी को मास मार्केट सक्सेस हासिल करना है तो आपको 15 से 18% मार्केट पे पेनिट्रेट करना पड़ेगा। और इसे हासिल करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में फोकस करना होगा, क्योंकि अर्ली मेच्योरिटी किसी और के रिकमेंडेशन के बाद ही नए प्रोडक्ट और आइडियाज को ट्राई करते हैं। साल 1997 में टीवो ने एक नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया था जो हमारे टीवी देखने के नजरिया को ही बदल देता। इन लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, पीआर टीम भी अच्छा था, लेकिन फिर भी टीवो कमर्शियल और फाइनेंशियल फेलियर रहा। टीवो के फेलियर के पीछे सबसे बड़ा कारण था इन लोगों ने वाई पे फोकस करने की बजाय व्हाट पे फोकस किया। और साथ ही में टीवो ने अपने टेक्नोलॉजी को मिडिल कर्व से मार्केट करने की कोशिश की। इन लोगों ने डायरेक्टली मास मार्केट को टारगेट किया था और ऐसा करने से टीवो ने लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी इग्नोर किया। एज ए रिजल्ट टीवो का सेल्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। अगर आप पहले अर्ली अडॉप्टर्स पे फोकस करते तो मेजॉरिटी इवेंचुअली आपके साथ जुड़ ही जाएगा, और ऐसा होने के लिए आपको वाई से शुरुआत करना पड़ेगा। अगस्त 18, 1963 हजारों लोग वाशिंगटन डीसी आए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के आई हैव ए ड्रीम स्पीच सुनने के लिए। आपको क्या लगता है इतने सारे लोग क्यों आए होंगे, जबकि उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई इनविटेशन नहीं भेजा था, ना ही उस समय कोई वेबसाइट था डेट चेक करने के लिए, लेकिन फिर भी हजारों लोग उस इवेंट पे आए थे। मार्टिन लूथर किंग अकेला नहीं था जिन्हें यह पता था कि अमेरिका में सिविल राइट्स लाने के लिए क्या चेंज करना चाहिए। और भी बहुत सारे अच्छे स्पीकर थे जो मार्टिन लूथर किंग से भी ज्यादा अच्छा था। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा क्या किया जिस वजह से इतने सारे लोग इंस्पायर हो पाए? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि उनके पास पर्पस था। वो अपने वाई को अच्छे से जानता था, जिससे उन्हें स्ट्रेंथ मिला ऑड्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और हजारों लोगों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ डॉक्टर किंग के लिए आए थे? द आंसर इज 0। कोई भी नहीं। उस दिन जितने सारे लोग आए थे वो सब अपने लिए आए थे। इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देखा अमेरिका को एक बेहतर अमेरिका बनाने की। ये इन सब लोगों का एक कॉज था। लोगों ने डॉक्टर किंग को इसीलिए फॉलो नहीं किया था कि डॉक्टर किंग ने अमेरिका को बदलना चाहते थे, बल्कि लोगों ने इसलिए फॉलो किया कि ये लोग खुद अमेरिका को बदलना चाहते थे। डॉक्टर किंग ने बस इन सभी को कुछ ऐसा दिया जिसमें ये सभी लोग बिलीव करते हैं। इन सभी का बिलीफ एक जैसा ही था, जिससे ये लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाए, और एक ऐसा मूवमेंट बना जो पूरा नेशन को ही बदल दिया। चैप्टर 8 स्टार्ट विथ व्हाई बट नो हाउ।
एनर्जी एक्साइट्स, करिश्मा इंस्पायर्स। स्टीव बल्मर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में बिल गेट्स को रिप्लेस किया। बल्मर को पता था लोगों की एक्साइटमेंट को कैसे बढ़ाया जाता है। कंपनी के ग्लोबल समिट मीटिंग पे वो इधर उधर भागता रहा और लोगों को भी ये देख के काफी मजा आ रहा था। बल्मर ने ये प्रूफ किया है कि आप एनर्जी से क्राउड को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप एनर्जी से एक पॉपुलेशन को इंस्पायर कर पाएंगे? क्या होगा तब जब बल्मर का एनर्जी डाउन हो? क्या तब भी वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाएगा? सिर्फ एनर्जी से क्या किसी कंपनी के 80,000 लोगों को अपनी काम में फोकस रख पाएगा? दूसरी तरफ अगर हम बिल गेट्स को देखें तो आप देखोगे कि बिल गेट्स उतना एनर्जेटिक स्पीकर नहीं है। वो शाय और ऑकवर्ड है, लेकिन जब भी बिल गेट्स बात करता है तब उनको सुनने के लिए लोग अपने सांसों को भी रोक लेता है। जो लोग बिल गेट्स को सुनते हैं वो लोग उनके हर एक वर्ड्स को सालों तक अपने साथ रखते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिल गेट्स लोगों को इंस्पायर करते हैं। एनर्जी मोटिवेट्स बट करिश्मा इंस्पायर्स। एनर्जी को आसानी से देखा जा सकता है, उससे मेजर और आसानी से कॉपी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें करिश्मा की, करिश्मा को डिफाइन करना ही मुश्किल है। इसे मेजर और कॉपी करना इम्पॉसिबल है। दुनिया में जितने भी ग्रेट लीडर्स है उन सभी में करिश्मा है, और एक करिश्मा आता है क्लियरिटी ऑफ वाई से। बिल गेट्स के कंप्यूटर के प्रति पैशन की वजह से हम उनसे इंस्पायर नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो ऑप्टिमिज्म है कि चाहे प्रॉब्लम कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसी ऑप्टिमिज्म की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। करिश्मा और एनर्जी दो अलग अलग चीज है। करिश्मा आते हैं क्लियरिटी ऑफ वाई से, और एनर्जी आते हैं रात में एक अच्छी नींद से और टी या कॉफी पीने से। एनर्जी से कोई एक्साइट हो सकता है, लेकिन करिश्मा से लोग इंस्पायर होते हैं। एनर्जी से आप लॉयल्टी नहीं ला पाओगे, लेकिन करिश्मा से लॉयल्टी हासिल किया जा सकता है। द चोजन पाथ। डेटन से 60 माइल्स दूर नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइट ब्रदर्स की स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए। बचपन से ही आर्मस्ट्रॉन्ग को उड़ने का बहुत शौक था। इवन उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस से पहले पायलट लाइसेंस मिला था। जब वो बड़े हुए उनका बचपन का सपना पूरा हुआ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉट बने। दूसरी तरफ जेफ समटर जब हाई स्कूल में थे तब उनके मदर जिस बैंक में वो काम करती थी उसी बैंक में समटर के लिए एक समर इंटर्नशिप अरेंज की। 4 साल बाद जब समटर का स्कूल खत्म हुआ तब उन्हें बैंक में पार्ट टाइम जॉब मिला, और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें फुल टाइम जॉब मिल गया। 15 साल बाद समटर और उनके कॉलीग्स ने मिलकर ओरेगन शहर पे लुइस एंड क्लार्क बैंक नाम से खुद का एक बैंक चालू करा। समटर अपने काम में बहुत अच्छा है, उन्हें अपने कॉलीग्स और क्लाइंट्स भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बैंकिंग के लिए पैशन नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग ही जेफ समटर जैसे ही करियर चूज करते हैं। ऑथर साइमन सिनिक के हिसाब से हमारे करियर पाथ काफी हद तक इंसिडेंटल होते हैं। जब ऑथर छोटा था तब वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। फिर जब वो कॉलेज ज्वाइन किया तब वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर बनना चाहते थे, और जब वो लॉ स्कूल में था तब उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने मार्केटिंग पे अपना करियर स्टार्ट करा। लेकिन वहाँ पे भी उनका कुछ मन नहीं लगा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑथर का पैशन इन चीजों के लिए नहीं था। वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते थे, ये उनका वाई था, ये उनका एक कॉज था, और इसी कॉज का रिजल्ट है ये बुक। गोल्डन सर्कल सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं है, इसकी मदद से आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से ऑर्गेनाइज है कि नहीं आप वो भी जान पाओगे। अगर आप गोल्डन सर्कल को टॉप डाउन व्यू से देखो तो एक कोन दिखाई देगा। ये कोन रिप्रेजेंट करता है आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को। आपके कोन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होगा वाई। यहाँ पे वाई का मतलब है आपका कंपनी का लीडर। यूजुअली वो किसी कंपनी का सीईओ होता है। फिर आते हैं हाउ। हाउ लेवल पे वो लोग होते हैं जो किसी लीडर की विजन को रियलिटी में लाने के लिए रास्ता दिखाता है। और लास्ट में आते हैं व्हाट। किसी भी कंपनी का हाउ का रिजल्ट है व्हाट। दोज हु नो व्हाई नीड दोज हु नो हाउ। डॉक्टर किंग ने अपने ड्रीम से करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर किंग के मेंटर और लॉन्ग टाइम फ्रेंड रैल्फ एबनेथी के बारे में जानते हैं? डॉक्टर किंग एक लीडर थे, एक वाई टाइप थे। हर एक वाई टाइप लोगों को हाउ टाइप लोग या लोगों का एक ग्रुप चाहिए होता है, क्योंकि एक लीडर डेस्टिनेशन इमेजिन करता है, लेकिन हाउ टाइप लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढता है। डॉक्टर किंग ने डेस्टिनेशन इमेजिन की, लेकिन वो रैल्फ एबनेथी थे जो लोगों को उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रास्ता ढूंढा। वॉल्ट डिज्नी के बारे में तो सभी सुना है, लेकिन वॉल्ट डिज्नी के बड़े भाई रॉय डिज्नी के बारे में कितने लोग जानते हैं? वॉल्ट डिज्नी अपने बड़े भाई के बारे में कहते हैं, इफ इट हैडंट बीन फॉर माय बिग ब्रदर I'd have been in jail several times for check bouncing। वॉल्ट डिज्नी एक वाई टाइप थे जिन्हें सपना देखना पसंद था, और उनके बड़े भाई रॉय डिज्नी था हाउ टाइप, जो वॉल्ट डिज्नी के सपने को रियलिटी में लाया। इस बारे में डिज्नी बायोग्राफर बॉब थॉमस कहते हैं, वॉल्ट डिज्नी ड्रीम्ड, ड्रीव एंड इमेजिन। रॉय स्टेड इन द शैडो फॉर्मिंग एन एम्पायर।
बिल गेट्स ने ऐसी दुनिया इमेजिन किया जहाँ पे हर एक डेस्क पे पीसी होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड करा पॉल एलन ने। हार्व खेलाहार ने साउथ वेस्ट एयरलाइन को कॉमन लोगों का चैंपियन बनाया, लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइन का आइडिया रोलन किंग का था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की मदद से रेवोल्यूशन लाया, लेकिन वो स्टीव वॉजनिएक था जिनकी वजह से एप्पल काम किया। ये जो वाई टाइप और हाउ टाइप है, इन सभी में एक चीज बहुत कॉमन है, आइदर ये लोग एक ही फैमिली से है या फिर ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वॉल्ट डिज्नी के भाई है रॉय डिज्नी। बिल गेट्स और पॉल एलन एक ही साथ हाई स्कूल में थे। हार्व खेलाहार रोलिंग किंग का डिवोर्स अटॉर्नी और बहुत पुराना दोस्त था। रैल्फ एबरनाथी डॉक्टर किंग का मेंटर और लॉन्ग टाइम फ्रेंड था। स्टीव जॉब्स और वॉजनिएक दोनों हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड थे। देयर इज ऑलवेज अनदर पर्सपेक्टिव। रॉन ब्रूडर अपने 2 बच्चियों के साथ स्ट्रीट पे लाइट चेंज होने के लिए वेट कर रहा था। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि अपने बच्चियों को एक लाइफ लेसन दिया जाए, तो ब्रूडर ने डो नॉट वॉक सिग्नल को अपने बच्चियों को दिखा के कहा कि इसका मतलब क्या है। जवाब में दोनों ने कहा कि इसका मतलब हमें अभी यहाँ खड़े रहना चाहिए। फिर ब्रूडर कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें कैसे पता है कि ये हमें दौड़ने के लिए नहीं कह रहा है? उस क्रॉसवॉक पे ब्रूडर ने उस दिन अपने बच्चियों को ये लेसन दे रहा था कि देयर इज ऑलवेज अनदर पर्सपेक्टिव टू बी कंसीडर्ड। 11 सितंबर 2001 का अटैक, जिसे हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं, उस अटैक के बाद ब्रूडर समझ चुका था कि अगर इस तरीके का अटैक एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है, और वो अपने डॉटर्स के लाइफ के बारे में सोच के इस तरीके के हादसे को रोकने का एक रास्ता ढूंढ रहा था। ये करते हुए उन्होंने एक ऐसी चीज जाना जो सिर्फ उनके डॉटर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में ही टेररिज्म को कम कर देगा। उन्होंने रियलाइज किया है कि अमेरिका में जितने भी युवा है वो सारे अपने लिए अमेरिकन ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जितने भी युवा गाजा और यमन में बड़े हो रहे हैं उन सब में ऐसा कोई फीलिंग है ही नहीं। अगर है भी तो ऑप्टिमिज्म नहीं है। वहाँ का कल्चर बहुत अलग है। ब्रूडर ने देखा कि उन युवाओं के अंदर ऑप्टिमिज्म जगाने के लिए वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बहुत कमी है। इसलिए ब्रूडर EFE फाउंडेशन की मदद से मिडिल ईस्ट पे एक प्रोग्राम रन किया, जहाँ पे ये फाउंडेशन मिडिल ईस्ट की युवाओं को हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे। इस फाउंडेशन की मदद से ब्रूडर अपना वाई को ग्लोबल स्केल पे ले गया। EFE फाउंडेशन का मकसद लोगों को यह सिखाना था कि देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव टू द पाथ दे थिंक दे आर ऑन। वहाँ के लोकल लीडर्स ने भी EFE फाउंडेशन को काफी मदद करा। मायदा अबू जुबैर ने जॉर्डन पे लीड किया, मोहम्मद नासर ने गाजा और वेस्ट बैंक पे लीड किया, और मोइन अल-रयानी ने यमन पे लीड करा। अल-रयानी ने इस अपॉर्चुनिटी को यमन के कैपिटल सना पे ले जाने के लिए उन्हें कुछ फंड रेज करना पड़ा। उन्होंने यमन से सिर्फ एक हफ्ते में $50,000 रेज कर लिया, और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि यमन इस रीजन में वन ऑफ द पोरेस्ट नेशन है। इस बारे में ऑथर कहते हैं, When you tell people why you are doing what you are doing, remarkable things happen. Chapter 9. Know why, know how, then what? 22 जनवरी 1984 एप्पल ने मैकिंटोश कंप्यूटर लॉन्च किया और लोगों से प्रॉमिस किया है 1984 won't be like 1984। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। ये एप्पल का सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये एप्पल का एक पर्पस है, ये एप्पल का एक मैनिफेस्टो है, ये एप्पल का स्टेटस को के अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशन है। एप्पल का ये एडवर्टाइजमेंट आज भी काम करता है क्योंकि एप्पल का वाई आज भी चेंज नहीं हुआ है। आपका व्हाट समय के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन आपका वाई कभी भी चेंज नहीं होगा। गोल्डन सर्कल में किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस कौन के अंदर जितने भी चीजें होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज्ड है। हमारा ये कौन एक और सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है, उस सिस्टम को मार्केट प्लेस कहा जाता है। ये मार्केट प्लेस बना है कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, प्रेस, शेयर होल्डर्स, सारे कॉम्पिटिशंस, सप्लाईज और ढेर सारा पैसों से। मार्केट प्लेस बहुत ही ज्यादा केओटिक और डिसऑर्गेनाइज्ड है। आपका ऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ ये डिसऑर्गेनाइज सिस्टम का कॉन्टैक्ट सिर्फ व्हाट लेवल पे ही होता है, जैसे कि आपका कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं, कंपनी का मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। जब कोई कंपनी छोटा होता है तब उस कंपनी का फाउंडर डायरेक्टली आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। कंपनी का फाउंडर और लीडर खुद जाकर कस्टमर से बातें कर पाते हैं, प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं और अपने कंपनी के लिए खुद एम्प्लॉइज भी हायर कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे कंपनी के साथ और लोग जुड़ने लगते हैं, जैसे जैसे कंपनी एक ऑर्गेनाइज्ड ओनशिप लेने लगते हैं, तब किसी भी कंपनी का लीडर का रोल चेंज हो जाते हैं। कंपनी का लीडर कंपनी के व्हाट लेवल और आउटसाइड वर्ल्ड से फिजिकली बहुत दूर चले जाते हैं। किसी भी बड़े कंपनी का CEO का काम होता है मार्टिन लूथर किंग जैसे ही अपने वाई को पर्सनिफाई करना। द लीडर्स जॉब इज नो लॉन्गर टू क्लोज ऑल द डील्स, इट इज टू इंस्पायर। ऑथर जब भी किसी CEO से पूछते हैं कि आपकी कंपनी का बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो जवाब में वो लोग कहते हैं कंपनी के कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स ही है उनके बिगेस्ट प्रायोरिटी।
सैडली किसी भी बड़े कंपनी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स दोनों ही कंपनी के बाहर मार्केट प्लेस पे एग्जिस्ट करता है और कंपनी के सीईओज और लीडर्स को कंपनी के हाउ टाइप लोगों पे फोकस करना पड़ता है। ये हाउ टाइप लोग ही है जिनकी मदद से आप अपने वाई को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हमेशा टॉप पे रह के उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इंस्पायर करते हैं। कंपनी का लीडर रिप्रेजेंट करते हैं इमोशनल लिम्बिक ब्रेन को, और आपका कंपनी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन को। मैक्सिमम कंपनी अपने ट्रू वैल्यू से आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करते हैं। जब हम इमोशंस को वर्ड में बयां करने में स्ट्रगल होते हैं, तब हम मेटाफोर्स, इमेजरी, एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, हम टेंजिबल चीजें बनाते हैं ताकि हम ये कह पाए दैट्स व्हाई आई एम इंस्पायर्ड। अगर ये सब सही से किया जाए तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए एक रास्ता बना के देता है। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग सिविल वॉर मूवमेंट का एक सिंबल बन चुका है, जिन्होंने लिंकन मेमोरियल के सामने आई हैव ए ड्रीम स्पीच दिया था। ये लिंकन मेमोरियल भी एक सिंबल है। लिंकन मेमोरियल स्टैंड फॉर अमेरिकन वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल। अच्छे सोसाइटीज को सिंबल का इम्पोर्टेंस पता होता है, क्योंकि सिंबल के माध्यम से सोसाइटीज अपने वैल्यूज और बिलीफ को साथ में जुड़े रख पाते हैं। डिक्टेटर्स भी सिंबल का इम्पोर्टेंस समझते हैं। फर्क बस इतना है, डिक्टेटर्स का सिंबल सिर्फ अपने बारे में होते हैं, और किसी सिंबल में मीनिंग इसलिए होता है क्योंकि हम सभी सिंबल को एक मीनिंग देते हैं। जब किसी सिंबल का पर्पस और कॉज क्लियर होता है, तब वो सिंबल बहुत ही पावरफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लैग। फ्लैग भी एक सिंबल है जो हमारे नेशन के वैल्यूज और बिलीफ को दर्शाता है। ज्यादातर कंपनीज के लोगो होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम कंपनीज है जो अपने लोगो को किसी मीनिंगफुल सिंबल में बदल पाया है। एट बेस्ट आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा जिससे आप कंपनी और उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी भी लोगो का डीप मीनिंग तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें ये पता ना चले व्हाई इट एग्जिस्ट, और विदाउट क्लियरिटी ऑफ व्हाई ये लोगो इज जस्ट लोगो। हो सकता है कि आपके कंपनी का लोगो क्वालिटी, सर्विस और इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये तो आपके कंपनी का क्वालिटी से ये कोई कॉज नहीं है। बहुत से कंपनीज है जो डिक्टेटर्स जैसे एक्ट करते हैं। डिक्टेटर्स के लिए सिंबल जैसे अपने बारे में होते हैं, ठीक वैसे ये सारे कंपनीज हमें कहते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। ये सारे कंपनीज हमें इंस्पायर नहीं कर पाते, ये सब हमारी लॉयल्टी पे कमांड नहीं कर पाते। ये सारे कंपनीज भी डिक्टेटर्स जैसे ही फियर, रिवॉर्ड और बाकी सारे मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बॉडी में हार्ली डेविडसन का टैटू है। ये लोग एक कॉर्पोरेट लोगो को अपने बॉडी में टैटू करा रहा है। इनमें से कोई लोग ऐसे भी है जो हार्ली के प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं। लोग क्यों एक कॉर्पोरेट लोगो को अपने बॉडी में टैटू करना चाहेगा? इसका आंसर सिंपल है। हार्ली का लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं रहा, ये एक सिंबल बन चुका है। हार्ली का लोगो सिर्फ कंपनी और उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये एक बिलीफ को आइडेंटिफाई करते हैं। हार्ली डेविडसन का सिंबल इतना ज्यादा मीनिंगफुल हो चुका है कि उनका 12% रेवेन्यू सिर्फ मर्चेंडाइज से आता है। द सैलरी टेस्ट। हम अपने हाउ और व्हाट को इम्प्रूव करने के लिए हम अक्सर ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दोस्त और कोलिग से एडवाइस मांगते हैं। ऑथर के हिसाब से ये एक फ्लॉड असम्पशन है कि जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए भी काम करेगा। इवन अगर आपका इंडस्ट्री और मार्केट कंडीशन भी सेम हो तो भी ये जरूरी नहीं कि जो उनके लिए काम किया है वो आपके लिए भी काम करेगा। किसी की व्हाट और हाउ कॉपी करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये कुछ फरारी और होंडा मिनीवैन खरीदने जैसा ही है। अगर आपका 4 लोगों का फैमिली है तो आपके लिए 2 सीटर फरारी सही नहीं होगा, और अगर आप किसी डेट पे जा रहे हो तो हो सकता है कि फरारी आपके लिए सही हो। ये डिसीजन डिपेंड करेगा आपके व्हाई के ऊपर। दूसरे क्या कर रहा है इससे सीखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन कौन सा एडवाइस फॉलो करना है ये जानने में आपको बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आप एक डिनर पार्टी पे गए हो, तो कोई आपके पास आके कहता है यू नो व्हाट यू नीड इन योर ऑर्गेनाइजेशन एम&एम्स। फिर एक और आके आपको कहता है पता है आपको क्या चाहिए? राइस मिल्क। जरा कहते हैं आजकल ज्यादातर लोग राइस मिल्क खरीदने लगे हैं। कुछ समय बाद एक और आपको कहता है आपको ओरियो कुकीज खरीदना चाहिए। फिर एक और आपको आके कहता है आपको सैलरी खरीदना चाहिए। जितने भी लोगों ने आपको एडवाइस दिया है ये सारे लोग हाईली अकम्प्लिश्ड है। इनमें से कुछ लोग तो सेम इंडस्ट्री में भी है और कुछ लोग आपसे भी ज्यादा सक्सेसफुल है। इनमें से कुछ ने दूसरों को भी एडवाइस दिया है जिससे वो लोग भी आज काफी ज्यादा सक्सेस हासिल किया है। अभी आप क्या करोगे? आपने सुपरमार्केट जाके सैलरी, राइस मिल्क,
ओरियो और M&M's खरीद ली। ये सब खरीदने के लिए आपको सुपरमार्केट में समय भी ज्यादा लगा और साथ ही में बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा। ये सारे प्रोडक्ट खरीदने के बावजूद भी आपको इन प्रोडक्ट का वैल्यू मिलेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपके पास बजट ही कम हुआ तो आप इनमें से क्या क्या चूज करोगे? अभी चूज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना? लेकिन सुपरमार्केट जाने से पहले अगर आपको अपना वाई पता होता तो क्या होता? मान लो कि आपका वाई है वो सारी चीजें खरीदना जो हेल्दी हो, तो इस बार आप सुपरमार्केट जाके सिर्फ राइस मिल्क और सैलरी खरीदते। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों का एडवाइस खराब है, इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर यू। और इस बार आपका टाइम और मनी दोनों ही सेव होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आप ये सारा सामान लेके लाइन में खड़े होगे तो लोग आपको देख के ये कह पाता कि आप हेल्दी चीजों में बिलीव करते हैं। हो सकता है कि आप कभी कभी अपने बिल्स को पे करने के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपना वाई पता होता है तो आप ये कह सकते हो कि कौन सा शॉर्ट टर्म डिसीजन है जिससे आप किसी भी इल्यूजन में नहीं फंसोगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वाई क्लियर होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के हर कोई फाउंडर की तरह ही डिसीजन ले सकता है, आप चाहे वो हायरिंग, पार्टनरशिप्स, स्ट्रेटेजीज और टेक्टिसी क्यों ना हो। ए वाई प्रोवाइड्स द क्लियर फिल्टर फॉर डिसीजन मेकिंग। द मोर सैलरी यू यूज द मोर ट्रस्ट यू अर्न। मार्क रोबिन के दो बच्ची हैं, एक का नाम है लूसी और दूसरे का नाम है सोफी। एक दिन मार्क की वाइफ लूसी को साथ लेके बाहर गई थी और मार्क अपने 5 साल की बेटी सोफी के साथ घर पे था। मार्क सोफी के साथ ट्री हाउस गेम खेलते हुए टायर्ड हो चुका था, अब उसे कुछ समय के लिए रिलैक्स होना है, तो मार्क ने सोफी को ऑक्युपाइड रखने के लिए टीवी ऑन करके दिया है। अभी मार्क के पास 2 डीवीडी है जिसके बारे में मार्क को कुछ नहीं पता है। 2 डीवीडी में से एक डीवीडी किसी ऐसे कंपनी के है जिसका नाम मार्क ने कभी सुना भी नहीं था और दूसरा डीवीडी है डिज्नी का। Which one did he put in the DVD player? वेल इसका आंसर ऑब्वियस है कि मार्क ने डिज्नी को ही चूज किया है। हालांकि दोनों डीवीडी ही कार्टून के हैं, दोनों ही बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है, दोनों के पैकेजिंग पे अच्छे रिव्यूज भी है। दोनों में फर्क बस इतना है कि हम डिज्नी की डीवीडी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। डिज्नी कोई परफेक्ट कंपनी नहीं है, डिज्नी में भी बहुत सारी इश्यूज है, लेकिन फिर भी हम डिज्नी को क्यों ट्रस्ट करते हैं? डिज्नी को हम इसीलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें डिज्नी का वाई पता है। डिज्नी गुड क्लीन फैमिली फन प्रमोट करने के लिए एग्जिस्ट करता है और ये डिज्नी सालों से प्रूव भी करते आ रहे हैं। दे पास द सैलरी टेस्ट। चैप्टर 11 व्हेन वाई गोस फजी। 1962 में सैम वॉल्टन वॉलमार्ट को स्टार्ट किया जो लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेचता था। सैम वॉल्टन ने लो कॉस्ट शॉपिंग मॉडल को इन्वेंट नहीं किया था। उस समय और भी बहुत सारे स्टोर्स थे जो बेटर फंडेड और बेटर लोकेशन पे था, जिसका सक्सेस पाने का अपॉर्चुनिटी वॉलमार्ट से भी बहुत ज्यादा था। वॉलमार्ट जैसे ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट बेचने वाला दूसरे रिटेल स्टोर भी थे। इतने सारे कंपटीशन होने के बावजूद भी बाय द टाइम सैम वॉल्टन डाइड, वॉलमार्ट का सेल्स साल में $44 मिलियन था और करीबन 40 मिलियन लोग हर हफ्ते उनके स्टोर से शॉपिंग करते थे। वॉलमार्ट के सक्सेस के पीछे सिर्फ लो कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं था। यह सच है कि प्राइस इज ए हाईली इफेक्टिव मैनिपुलेशन, लेकिन इससे आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकते हैं, इससे लॉयल्टी नहीं हासिल किया जा सकता। इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए आपको कुछ और चाहिए। सैम वॉल्टन ने ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके पास पर्पस था, कॉज था, बिलीफ था। वॉल्टन मानते थे कि अगर वो लोगों का देखभाल करे तो लोग भी उनका देखभाल जरूर करेंगे। वो कहते थे वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर, दैट्स द सीक्रेट। वॉल्टन ने वॉलमार्ट को बिल्ड करा ताकि वो अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प कर पाए, अपने कम्युनिटी की मदद कर पाए, अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स की हेल्प कर पाए। लेकिन सैम वॉल्टन मरने के बाद वॉलमार्ट ने अपना वाई खोने लगा और सिर्फ हाउ पे फोकस करने लगा। वॉलमार्ट लोगों की हेल्प करने की बजाय सिर्फ लो प्राइस पे ध्यान देने लगा। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे फॉर द मनी यू मेक। वॉलमार्ट को भी अपना वाई खोने के लिए बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। जो कंपनी पहले अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करने के लिए फेमस था, अब वो एक के बाद एक स्कैंडल पे घिर गया है। दिसंबर 2008 में वेज वायलेशन के लिए वॉलमार्ट पर 73 क्लास एक्शन लॉसूट हो चुका था। एक समय तो ऐसा भी हो गया कि लोग वॉलमार्ट को नया स्टोर ओपन करने में भी बाधा दे रहे थे। वॉल्टन हमेशा कहते थे सेलिब्रेट योर सक्सेस, फाइंड सम ह्यूमर इन योर फेलियर्स, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली, लूजन अप एंड एवरीबॉडी अराउंड यू विल लूजन अप। लेकिन वॉलमार्ट ने इसका उल्टा ही किया। वॉलमार्ट ने अपने फेलियर्स पे हंस नहीं पाए और न ही अपने स्कैंडल से कुछ सीख पाया। वॉलमार्ट का व्हाट और हाउ तो पहले जैसा ही था, बस इसका वाई चेंज हो गया। और इसीलिए पहले जिस कंपनी को लोग प्यार करते थे, अब इसे कोई प्यार नहीं करते हैं। अगर आउटसाइडर्स आपके कंपनी का वाई समझ नहीं पाते हैं, इसका मतलब आपके कंपनी के अंदर वाई फजी हो चुका है। इफ इट्स नॉट क्लियर ऑन द इनसाइड, इट विल बी नेवर बी क्लियर ऑन द आउटसाइड। बीइंग सक्सेसफुल वर्सेस फीलिंग सक्सेसफुल। हर साल हाई परफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योर्स के एक ग्रुप MIT के एंडिकट हाउस पे मिलते हैं
ऑथर साइमन सिनिक को भी गेस्ट के रूप में उस गैदरिंग पे अटेंड करने का मौका मिला था। ऑथर को लगा था कि वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाने और सिस्टम इम्प्रूव करने के ऊपर डिस्कशन और प्रेजेंटेशन सुनने को मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो बहुत ही अलग था। पहले दिन किसी ने उस ग्रुप से पूछा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर लिया? करीबन 80% लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया। फिर जब पूछा कि आप में से कितने लोग सक्सेसफुल फील करते हो, ये क्वेश्चन सुनने के बाद ही 80% लोगों ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उस रूम में अमेरिका के ब्राइटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स थे। इनमें से बहुत से लोग मल्टी मिलियनियर्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हुए कुछ खोया है। ये देखना बहुत ही आसान है कि ये सारे लोग अपने करियर में कितना पैसा कमाता है, उनका ऑफिस का साइज कितना बड़ा है, कितने एम्प्लॉइज वहाँ काम करते हैं, उनके घर कितना बड़ा है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन ये सब चीजें हासिल करने के लिए ये सारे लोग क्या खोया है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हर एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को पता होता है कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पर इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वाई खो चुका है। अचीवमेंट वर्सेस सक्सेस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करा है, लेकिन ये लोग उस सक्सेस को फील नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेम हासिल करने के बाद अकेलापन महसूस करता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अचीवमेंट और सक्सेस दो अलग अलग चीज है। अचीवमेंट एक गोल की तरह होता है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो। अचीवमेंट टेंजिबल होता है, इसे आसानी से डिफाइन और मेजर किया जा सकता है। दूसरी तरफ सक्सेस एक फीलिंग होता है, ये इंटेंजिबल है, इसे आप डिफाइन या मेजर नहीं कर पाओगे। अचीवमेंट कम्स व्हेन यू परस्यू एंड अटेन व्हाट यू वांट। सक्सेस कम्स व्हेन यू आर क्लियर इन परस्यूट ऑफ व्हाई यू वांट इट। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करने से ही उन्हें सक्सेस मिलेगा, और इसीलिए इस तरीके के लोग अपनी जिंदगी में कितना भी अचीव क्यों ना कर ले, ये लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम अक्सर ये फॉल्स असम्पशन करते हैं कि इफ वी सिंपली अचीव मोर, द फीलिंग ऑफ सक्सेस विल फॉलो। जब कोई नया नया बिजनेस शुरू करता है, तब वो जो भी करता है उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होता है। अपने बिजनेस को कैसे किया जाता है उस चीज पे वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस जर्नी में यही भूल चुके हैं कि ये लोग इस जर्नी में क्यों निकले हैं। वॉलमार्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब क्योंकि वॉलमार्ट का बिजनेस बड़े स्केल पे था, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी वॉलमार्ट पे बहुत ज्यादा पड़ा। चैप्टर 12 स्प्लिट हैपेंस। वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से लेके जितने भी बड़े कंपनीज है, ये सब शुरुआत के टाइम पे छोटा ही था। इन सारे कंपनीज को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिला। लगभग हर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक आइडिया से ही शुरू होता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन मल्टी $1 मिलियन कॉर्पोरेशन है या पहले कुछ सालों में ही ठप हो चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत के टाइम पे उसके पीछे एक आदमी या एक छोटे ग्रुप का आइडिया ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन शुरू के टाइम पे तो हमारे अंदर पैशन भरे पड़े होते हैं। ये एक ऐसा इमोशन है कि इसकी वजह से लोग इरेशनल चीजें भी करते हैं। अपने कॉज को रियल लाइफ में लाने के लिए लोगों को बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे भी है जो अपने स्टेबल जॉब छोड़ देते हैं, कुछ घंटों तक बिना सोचे काम करते रहते हैं, कुछ अपनी रिलेशनशिप और पर्सनल हेल्थ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। पैशन में इतना ज्यादा पावर है कि ये आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी अफेक्ट करता है। आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने हाई सैलरी जॉब छोड़ के कम सैलरी में भी आपके साथ काम करते हैं। इन लोगों को पता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का 90% चांस है कि वो फेल हो जाए, लेकिन फिर भी ये लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब पैशन और ऑप्टिमिज्म हाई होता है तब स्टेटिस्टिक्स मैटर नहीं करता। पैशन हाई होने के बावजूद भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेस फेल हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ पैशन से आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे एक वाई को हाउ की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही पैशन को स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका बिजनेस फेल होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि .com बूम के साथ हुआ था। उस समय भी लोगों में पैशन भरे पड़े थे, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं था। ऑथर साइमन सिनिक एंडिकट हाउस पे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर नया बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैशन है, और उस बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए उन लोगों के पास सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी नॉलेज है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये सारे लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के व्हाट और हाउ पे इतना ज्यादा फोकस करने लगता है कि उन्हें याद ही नहीं रहता है कि व्हाई दे स्टार्टेड द बिजनेस इन द फर्स्ट प्लेस। वॉलमार्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वॉलमार्ट भी अपने हाउ और व्हाट पे इतना ज्यादा फोकस करने लगा कि वो अपने व्हाई अर्थात अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना भूल गया।
वॉलमार्ट की तरह ही इंडिकॉट एंटरप्रेन्योर्स भी पहले गोल्डन सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ अर्थात वाई से व्हाट की तरफ सोचते हैं, एक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये सारे लोग जितना ज्यादा सक्सेसफुल बनते जाते हैं, इन लोगों का प्रोसेस भी उल्टा होने लगा। ये लोग भी व्हाट और हाउ पे इतना ज्यादा फोकस करने लगे कि इन लोगों का वाई भी फजी हो गया। किसी का वाई फजी होने को ही ऑथर कहते हैं स्प्लिट होना। ऑथर के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सक्सेस। जब किसी कंपनी छोटा होता है तब कंपनी का फाउंडर खुद के गट फीलिंग से प्रोडक्ट मार्केटिंग करने से लेके कंपनी का स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, एम्प्लॉइज हायर और फायर करने जैसे मेजर डिसीजन ले पाता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल बनने लगते हैं, तब किसी एक पर्सन के लिए हर एक मेजर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए कंपनी के लीडर को बाकी लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता है। इन लोगों के बड़े डिसीजन पे रिलाई करना पड़ता है। ये लोग भी अपने चॉइस के लोग हायर करने लगते हैं। धीरे धीरे करके जैसे आपका कंपनी ग्रो करता है, कंपनी का वाई फजी होने लगता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में स्प्लिट हुआ है, तब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का पैशन और इंस्पिरेशन मिनिमम होता है। लोग कंपनी पे आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर चीजें सही नहीं है, तो कंपनी के बाहर भी कुछ सही नहीं हो सकता। और जब ऐसा होता है, तब कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैनिपुलेशन करने लगते हैं। कंपनी के एम्प्लॉइज को अपने साथ रखने के लिए बोनस और प्रमोशन देना पड़ता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो किसी एक इंसान के पर्सनैलिटी से बना हुआ होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब वो इंसान ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है। हर एक फाउंडर को एक ना एक दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना ही पड़ता है। इससे कोई नहीं बदल सकता। पर अभी क्वेश्चन ये है कि इस इनएविटेबल डिपार्चर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रिपेयर करें। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दूसरा लीडर ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग विजन को हमेशा के लिए जिंदा रखना बहुत मुश्किल होगा। आज से कुछ साल पहले तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया को बदलने के लिए काम करता था। माइक्रोसॉफ्ट चाहते थे कि हर एक डेस्क में पीसी हो और इससे हमारी जिंदगी काफी आसान भी बना। फिर माइक्रोसॉफ्ट का वाई फजी हो गया। आज माइक्रोसॉफ्ट लोगों को प्रोडक्टिव बनाने की बजाय सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी बन के रह गया। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की हेडक्वार्टर पे जाओगे तो देखोगे कि भले ही माइक्रोसॉफ्ट का वाई फजी हो गया है, लेकिन ये लोग अपना वाई खोया नहीं है। आज भी इन लोगों में डिजायर है दुनिया को बदलने की। बस ये लोग यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सारा फोकस सिर्फ व्हाट और हाउ पे ही रह गया है। अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने वाई को ज्यादा दिन तक इग्नोर करता रहा, तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक दिन अमेरिका ऑनलाइन जैसा ही बन जाएगा। एक टाइम था जब अमेरिका ऑनलाइन भी लोगों को इंस्पायर किया करता था। आज जैसे गूगल है, ठीक वैसे ही अमेरिका ऑनलाइन था। हर कोई इस कंपनी में काम करना चाहता था। उस समय AOL ईमेल एड्रेस होना लोगों के लिए प्राइड हुआ करता था। आज AOL ईमेल एड्रेस पीछे छूट जाने का सिंबल बन चुका है। अमेरिका ऑनलाइन के डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि ये लोग भी अपना वाई खो चुका था। गुड सक्सेशंस कीप द वाई अलाइव। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को और ज्यादा समय देने के लिए बिल गेट्स ने साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में से अपनी भूमिका को स्टीव बल्मर को सौंप दिया था। ये करते हुए उन्होंने भी बाकी फाउंडर्स की तरह ही एक गलती कर दिया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं ढूंढ पाया जो उनके वाई को जिंदा रख पाएगा। जब बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड करा, तब उनके पास एक हायर कॉस्ट था। बिल गेट्स चाहते थे ए पीसी इन एवरी होम एंड ऑन एवरी डेस्क। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट पीसी नहीं बनाते हैं, लेकिन गेट्स को एक पीसी की पोटेंशियल के बारे में पता था। इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी को ताकि हर कोई आसानी से एक्सेस कर पाए, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट जैसे टूल्स बनाया, जिससे लोग और ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो सके। बिल गेट्स को पता था दुनिया में कुछ बदलने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्होंने इस बात को नेग्लेक्ट किया है कि किसी भी इफेक्टिव मूवमेंट और बिजनेस को सामने से लीड करने वाला एक लीडर होना चाहिए जो हर वक्त उनका वाई याद दिलाता रहेगा। स्टीव जॉब्स भी एप्पल का वाई पर्सनिफाई करता है। साल 1985 में एप्पल के प्रेसिडेंट जॉन स्कॉली और एप्पल के बोर्ड के डायरेक्टर्स के साथ पावर स्ट्रगल के बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा। स्कॉली को स्टीव जॉब्स ने ही हायर किया था। ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, और इस बात का प्रूफ स्कॉली के ट्रैक रिकॉर्ड भी देता है। लेकिन स्कॉली एप्पल के लिए एक बैड फिट था। स्कॉली को बिजनेस रन करना आता है, वो किसी दुनिया को बदलने नहीं आया था। अभी आप सोच सकते हो कि अगर स्कॉली एप्पल के लिए इतना ही खराब फिट है, तो उसे एप्पल में जॉब कैसे मिला।
वेल, स्कोली को एप्पल में जॉब इसलिए मिला था क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इंस्पिरेशनल मैसेज और फियर का इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेट करा। स्टीव जॉब्स को पता था कि उन्हें अपना विजन को बड़ा करने के लिए एक हाउ टाइप इंसान की हेल्प चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्कोली को अप्रोच करा और इसी मैनिपुलेशन का रिजल्ट है स्टीव जॉब्स को खुद के कंपनी से बाहर निकलना पड़ा। स्टीव जॉब एप्पल से निकलते ही एप्पल का वाई फजी होने लगा। एप्पल पहले जैसा इंस्पायरिंग कंपनी नहीं रहा। स्कोली ने एप्पल को पहले जैसा बनाने के लिए सारे कोशिश कर लिए। उसने नया एग्जीक्यूटिव स्टाफ भी लाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर साल 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए और उन्होंने लोगों को ये याद दिलाया व्हाई एप्पल एग्जिस्टेड। जॉब्स के रिटर्न के साथ ही एप्पल फिर से इनोवेशन करने वाला कंपनी बना। हर एक कंपनी को अपना सक्सेसर ढूंढना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी के फाउंडर कंपनी छोड़ के चले जाने के बाद कंपनी का नया सीईओ व्हाट और हाउ पे ही फोकस करता रह जाएगा और कंपनी का व्हाई फजी हो जाएगा। इससे भी बुरा है कि नया सीईओ खुद के विजन को कंपनी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। इससे कंपनी के अंदर लोगों का मोरल डाउन होगा और कंपनी का परफॉर्मेंस भी खराब होगा। इसीलिए हर एक कंपनी को ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो कंपनी के फाउंडर के व्हाई को हमेशा के लिए जिंदा रख पाएगा। इसी रीजन से ऑथर इसे सक्सेशन कहते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं। चैप्टर 13 द ओरिजिन्स ऑफ ए व्हाई। स्टीव वॉजनिएक और स्टीव जॉब्स ने ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां हर कोई अपनी बात रख सके। दोनों ने ऐसी समय इमेजिन की जहां हर कोई पावर के अगेंस्ट खड़े हो सके, जहां लोग अपने पुराने असम्पशंस और स्टेटस को चैलेंज कर सके। और कंप्यूटर की मदद से दोनों ने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। इस बारे में वॉजनिएक कहते हैं, The Apple gave an individual the power to do the same things as any company. For the first time ever, one person could take on a corporation simply because they had the ability to use the technology. वॉजनिएक ने पहले Apple 1 बिल्ड करा और इसके कुछ समय बाद उन्होंने Apple 2 बनाया ताकि लोग आसानी से टेक्नोलॉजी की ताकत को यूज कर पाए। और स्टीव जॉब्स को पता था उस टेक्नोलॉजी को कैसे बेचा जा सके और यहाँ से ही एप्पल कंप्यूटर का जन्म हुआ। लेकिन एप्पल का वाई एप्पल कंपनी शुरू होने के काफी पहले ही हुआ था। साल 1971 में दोनों स्टीव ने ब्लू बॉक्स नाम से एक ऐसी हैकिंग डिवाइस बिल्ड करा जो फोन सिस्टम को हैक करके लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रेट्स बिल को टाल दिया जा सकता था। हालांकि दोनों ने जो किया वो इलीगल था, लेकिन जॉब्स और वॉजनिएक ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जैसे पावरफुल मोनोपोली फोन कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो सके। फिर 1 अप्रैल 1976 में जॉब्स और वॉज ने अपने उसी पैटर्न को फिर से दोहराते हैं, लेकिन इस बार दोनों बिग ब्लू IBM जैसे जायंट कंप्यूटर इंडस्ट्री के अगेंस्ट थे। IBM अपने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कॉर्पोरेशंस के लिए टारगेट किया करता था, लेकिन एप्पल ने कॉर्पोरेशन के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को भी टारगेट करा था। पहले साल एप्पल ने $1 मिलियन का कंप्यूटर सेल करा, दूसरे साल एप्पल ने $10 मिलियन का सेल किया, तीसरे साल एप्पल ने $100 मिलियन का सेल करा और सिर्फ 6 सालों के अंदर अंदर एप्पल को $1 बिलियन स्टेटस मिला था। साल 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश लॉन्च किया। मैकिन्टोश पहला ऐसा कंप्यूटर था जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ माउस यूज किया था। पहले कंप्यूटर में आपको कोड इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन मैकिन्टोश ने इसे सिंपल करके पॉइंट एंड क्लिक कर दिया ताकि लोग कंप्यूटर को आसानी से यूज कर पाए। और माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल की इसी कॉन्सेप्ट को विंडोज सॉफ्टवेयर के माध्यम से मास पॉपुलेशन के पास ले गया। द व्हाई कम्स फ्रॉम लुकिंग बैक। अगर आप अपने व्हाई जानना चाहते हो तो आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं वो देखने की बजाय आपको अपने पास्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। फाइंडिंग व्हाई इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, नॉट इनोवेशन। हर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपना व्हाई अपने पास्ट से ही गेन करता है, उनके अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंस से ही आता है। अपने व्हाई पे क्लियरिटी पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अपने पर्पस पे डिसिप्लिन रहना ही होगा सबसे मुश्किल पार्ट। द डिस्कवरी ऑफ द गोल्डन सर्कल। ऑथर साइमन सिनिक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था फरवरी 2002 में। अर्ली एज से ऑथर का गोल था खुद का बिजनेस शुरू करना। ये उनका अमेरिकन ड्रीम था। अगर उस समय कोई ऑथर से पूछता कि आप क्या करते हो तो ऑथर प्राउडली कहता, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। 90% से भी ज्यादा नई बिजनेस पहले 3 साल के अंदर ही फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन जो लोग खुद को एंटरप्रेन्योर कहते हैं इन लोगों को इन सारी ऑड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए ये ऑड्स फायर में फ्यूल ऐड करने जैसा होता है। पहले साल के बाद ऑथर ने सेलिब्रेट करा क्योंकि ऑथर बिजनेस करते हुए उन ऑड्स को बीट कर पाए। ऐसे करके ही तीसरे साल भी ऑथर का बिजनेस चलता रहा।
लेकिन चौथे साल कुछ अलग हुआ। जो बिजनेस ऑथर को पहले बहुत एक्साइटिंग लगता था, अब उन्हें उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस सही से चल नहीं रहा था, लेकिन उनका एनर्जी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो डिमोरलाइज हो चुका था और सितंबर 2005 में ऑथर डिप्रेशन में चले गए। ऑथर को पता था कि उन्हें स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, बुक्स पढ़ते थे, अपने सक्सेसफुल दोस्तों से एडवाइस मांगते थे। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए जो भी करता, इससे वो खुश नहीं होता था, बल्कि इससे वो और ज्यादा दुखी हो जाते थे। ऑथर साइमन सिनिक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की दुनिया में वो स्ट्रेटेजी में काम किया करते थे। वो हमेशा से ही क्यूरियस थे व्हाई पीपल डू द थिंग्स दे डू। कॉर्पोरेट मार्केटिंग पे एक कहावत है, 50% ऑफ ऑल मार्केटिंग वर्क्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कौन सा 50%? हर एक इक्वल रिसोर्सेज वाले कंपनी के पास सेम एजेंसीज का एक्सेस होता है, सेम टैलेंट होता है और सेम मीडिया भी होता है। लेकिन फिर भी व्हाई डज सम मार्केटिंग वर्क्स एंड सम डजंट? एप्पल कैसे कंसिस्टेंटली इतना अच्छा काम कर पा रहा है? हार्ली डेविडसन के लिए लोग इतना ज्यादा लॉयल क्यों है? साउथ ईस्ट एयरलाइन को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? इन सारे सवालों का आंसर ढूंढते हुए ऑथर ने एक सिंपल सा कंसेप्ट डेवलप करा, जिसे हम द गोल्डन सर्कल के नाम से जानते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर इसका कोई रियल एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ऑथर एक इवेंट में विक्टोरिया डुफे हॉफर नाम से एक महिला से मिलते हैं, जिन्होंने ऑथर को लिम्बिक ब्रेन और न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन के बारे में बताया। इसके बाद ऑथर ने बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना चालू करा और ये करते हुए उन्होंने जाना कि द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द गोल्डन सर्कल ओवरलैप्ड परफेक्टली। ऑथर साइमन सिनिक जब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाई सम मार्केटिंग वर्कड एंड सम डिडंट, ये करते हुए उन्होंने डिस्कवर किया व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू, और वो रियलाइज करते हैं कि उनके स्ट्रेस का असली कारण क्या है। वो अपने कंपनी के व्हाट और हाउ के बारे में तो जानते थे, लेकिन वो अपने कंपनी का व्हाई के बारे में भूल चुके थे। उनके कंपनी के अंदर भी स्प्लिट हुआ था। उन्हें अब अपने व्हाई को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। चैप्टर 14 द न्यू कंपटीशन। इसी गन शॉट के साथ सारे रनर्स दौड़ना चालू किया। बस कुछ ही देर में रनर्स में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो आगे चला जाएगा और कमजोर पीछे छूट जाने वाले हैं। लेकिन बेन कोमैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। बेन कोमैन रेस शुरू होने के तुरंत बाद ही वो सबसे पीछे छूट गए। बेन इस टीम में सबसे स्लोएस्ट रनर थे। वो अपनी जिंदगी में कभी भी रेस नहीं जीता। बेन को सेरेब्रल पल्सी है। सेरेब्रल पल्सी एक ऐसा कंडीशन है जो किसी की मूवमेंट और बैलेंस को अफेक्ट करता है। ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम है जो जिंदगी भर के लिए रहता है। बेन रेस में दौड़ते दौड़ते एक समय नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इससे वो रुका नहीं। धीरे धीरे बेन अपने पैरों पे खड़े होते हैं और फिर से दौड़ना चालू करते हैं, लेकिन बेन फिर से गिर जाते हैं। इस बार बहुत दर्द होता है। बेन फिर से उठा और दौड़ना चालू करते हैं। सारे रनर्स अब बहुत दूर जा चुका है। अभी बेन अकेला दौड़ रहा है। उसके आसपास बहुत शांत हो चुका है। बेन खुद के सांस लेने का आवाज सुन पा रहा है। वो अब अकेलापन महसूस कर रहा है और दौड़ रहा है, लेकिन बेन फिर से नीचे गिर जाते हैं। उसका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है, पर इस बार पेन और फ्रस्ट्रेशन उसके मुंह पे साफ दिख रहा था। लेकिन बेन यहाँ रुकते नहीं है। वो फिर से उठे और दौड़ना चालू करते हैं। जो रेस बाकी लोगों को कंप्लीट करने में 25 मिनट लगा, वही सेम रेस बेन को कंप्लीट करने में 45 मिनट लगा। बेन जब फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं तब उसे बहुत पेन हो रहा था। वो काफी एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसके शरीर पे दाग और खून लगा हुआ था। बेन हम सभी को इंस्पायर करते हैं। बेन सिर्फ हमें ये लेसन नहीं देता है कि when you fall down, pick yourself up, और when the going gets tough, the tough gets going। बेन का लेसन और भी डीप था। रेस शुरू होने के 25 मिनट बाद कुछ स्पेशल हुआ। रेस के सारे लोग जब अपना रेस खत्म कर चुका था, तब वो लोग बेन के साथ दौड़ने के लिए वापस गए। इस बार बेन अकेला नहीं था। बेन जब भी नीचे गिरते थे, कोई और आके उसको हेल्प करता। इस बार बेन जब रेस फिनिश करते हैं, तो 100 लोग उसके पीछे दौड़ रहा था। बेन से हमें यह सीख मिलता है कि जब आप दूसरे लोगों से कम्पीट करते हैं तो कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब आप खुद से कम्पीट करते हैं तो सारे लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ओलंपिक में एथलीट्स एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं, इसलिए ये लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते। लेकिन बेन के साथ ऐसा नहीं था। बेन को अपना वाई क्लियरली पता था। बेन किसी और के साथ रेस में कम्पीट करने नहीं उतरे। बेन खुद के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए उतरे थे। His sense of why he is running gives him the strength to keep going, to keep pushing, to keep getting up, to keep going, and to do it again and again and again. अभी एक बार सोच के देखो कि हम बिजनेस कैसे करते हैं। हम हर वक्त एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करते रहते हैं।
हम हर दिन दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हम खुद को खुद से कंपेयर करने की बजाय दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और इसलिए हमें कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते हैं। क्या हो अगर हम खुद को खुद से ही बेहतर बनाने की कोशिश करें? क्या हो अगर हमारा गोल ये हो कि हम आज जो काम कर रहे हैं 1 हफ्ते बाद इससे भी बेहतर करेंगे? देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन नया नया बनते हैं तब उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास वाई होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अपना वाई खो देता है। और जब ऐसा होता है तब वो ऑर्गेनाइजेशन खुद के अगेंस्ट कम्पीट करने की बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करने लगते हैं। क्या हो अगर नेक्स्ट टाइम कोई हमसे पूछे हु इज योर कंपटीशन और हम ये कह पाए नो आइडिया, वेल व्हाट्स मेक्स यू बेटर देन योर कंपटीशन? इसके जवाब में हम ये कह पाए हम किसी से भी बेहतर नहीं है। वेल व्हाई शुड आई डू बिजनेस विद यू देन? क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं वो पिछले 6 महीने से बेहतर है और आज से 6 महीने बाद हम इससे भी बेहतर करेंगे, क्योंकि हम ये काम क्यों कर रहे हैं ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है। और रही बात हम अपने कंपटीशन से बेहतर है या नहीं, इसका आंसर है हम जिस चीज में बिलीव करते हैं, अगर आप भी उसी चीज में बिलीव करते हो, अगर आपको लगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं इससे आपको कोई हेल्प होगा, तो हाँ हम बेहतर है। और अगर हम जिस चीज में बिलीव करते हैं आप उस चीज में बिलीव नहीं करते हो और आपको लगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं इससे आपकी कोई हेल्प नहीं होगा, तो हम अपने कंपटीशन से बेहतर नहीं है। Our goal is to find customers who believe what we believe and work together so that we can all succeed. We are looking for people to stand shoulder to shoulder with us in pursuit of the same goal.